प्राचीन इतिहास था वो बचा हुआ था। हालांकि राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां है नहीं। तो जहां इंडिया का जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तब 1 महीना लगता है, 1 पोथा भरते हैं। पर जब ये राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं 2-2.5 दिन लगते हैं, 5-7 पन्ने लगते हैं। इतने के अंदर बेचारा राजस्थान का प्राचीन इतिहास हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। वैसे बेसिकली जब हम हिस्ट्री को बांटते हैं तो यदि मैं ये कहूं कि जो काल विभाजन किया जाए तो सबसे पहले हम एक बोलते हैं पाषाण काल, फिर एक आती है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आती है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, फिर आता है महाजनपद एरा, फिर सीधे सीधे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल। हम बेसिकली इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वापस आप देखना, पाषाण काल या स्टोन एज कहिए आप इसको, शुरुआत का मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग किया करता था वो जो कंडीशन है उसको पाषाण काल कहा गया। आप कहोगे सर वो पत्थर का क्या करता था? तो पत्थरों से शिकार किया करता था, पशु को मार लिया करता, किसी को कच्चा ही खा लिया करता था उसको। एक बार उसने कोई पशु को मारने के लिए पत्थरों को तीखे कर करके रखता था, पेबुल बना लिया करता था, पेबुल बोलते थे ऐसे पत्थरों को, आगे से तीखे करने सीख गया था। एक बार कोई भाटा उसने किसी पशु के मारा, पशु तो बेचारा घायल होकर गिर गया, मर गया वहां पे पशु। तो पत्थर किसी पहाड़ी के टकराया या दूसरे पत्थर के जाके टकराया, आग लग गई। वो जो उसने मारा था शिकार वो और उसमें जल गया। वो भाग के गया, उसको लगा अरे आज ये नया कोतक है। पास गया तो तपन और महसूस हुई, बुझी थोड़ी देर के अंदर, वो थोड़ी बहुत आग लगी होगी। और उस दिन जब उसने वो पशु खाया उसे इंटरेस्ट अलग ही आया, उसको लगा रोस्टेड आज तो, आज मामला सही है। तब उसके समझ में आया कि यार ऐसे बाटे से बाटा भिड़ाऊं तो आग लग सकती है, और आग के अंदर यदि मैं किसी चीज को जला लूं तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद अलग हो जाता है। उस आग में जली हुई यदि उसने कोई घास फूस भी खाई तो भी उसको टेस्ट में उस दिन अलग से इंटरेस्ट आया। तो पाषाण काल में बेसिकली एक तो वो पत्थरों से शिकार किया करता था और इसी चक्कर में उसको आग की खोज हो जाती है, आग की खोज कर लेता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ा आविष्कार को शुरुआती दिनों का माना जाता है तो अग्नि का आविष्कार माना जाता है। तो हम उस पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि जब शुरुआती मनुष्य पत्थरों को हथियार बना के अपने कामकाज किया करता था तो वो कौन कौन सी जगह थी, क्या क्या उन जगह से अपने को मिलता है, कुछ वो चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि भारत में फिर हमें एक बड़ी सभ्यता दिखाई देती है। प्रारंभ में उस सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास में मिले थे, इसलिए हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आगे की जो जानकारियां वो हमें वेदों से मिलती है, इसलिए वेदों से जानकारियां मिली, इसलिए उस वाली सभ्यता का हमने नाम वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल दे दिया। जब छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए थे, जनपद बनने शुरू हो गए थे, राज्य को जनपद बोलते हैं। एक स्थिति ये आई जब वो जनपद मिल मिल के बड़े बड़े जनपद हो गए, महाजनपद हो गए। भारत में 16 बड़े महाजनपद हो जाते हैं। उन महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। बाद में उन 16 महाजनपदों को एक महाजनपद खा जाता है, वो महाजनपद था मगध। उस मगध पर कब्जा एक वंश कर लेता है, मौर्य वंश कर लेता है, इसलिए मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्यों के पतन के बाद फिर भारत एक बार खंडित हो गया था, अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। किसी एक वंश से हम उसको डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा कि मौर्यों के बाद का समय है, तो हमने उसको मौर्योत्तर काल कह दिया। एक बार फिर भारतवर्ष को पुनः एक ही सूत्र में बांधने के लिए गुप्त सम्राट आ रहे थे, इसलिए वो काल गुप्त काल है। गुप्तों के बाद में एक बार फिर हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, सामंतवाद देखने को मिलता है, टूटन देखने को मिलती है, खंडित होता है भारत। हम कहते हैं पोस्ट गुप्ताज पीरियड है, गुप्तोत्तर काल है। बेसिकली हम बड़ी बड़ी सी ये बातें पढ़ेंगे इस दौरान। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर। खूब सारी चीजें जब आप एंशिएंट पढ़ोगे तो एंशिएंट में शुरू में समझाया जाएगा इनके बारे में और क्या है, कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था नहीं था। हम जो बेसिक अपने राजस्थान के काम की चीजें हैं वो इसके अंदर पढ़ लेते हैं अपने। सबसे पहले पाषाण काल है, स्टोन एज है। पाषाण काल की यदि जानकारियां अपने को सबसे पहले किसी ने यदि देनी शुरू की तो 1870 के आसपास में C.A. हैकेट नाम का एक बंदा था, गोरा है कोई, उसको 2 जगह से, एक तो जयपुर से
एक बूंदी में जगह पड़ती है इंद्रगढ़, इन दो जगह से पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली, हैंड एक्स बोलते हैं। 1870 में सीए हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर की बनी हुई हाथ में लेने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, हैंड एक्स कहा जाता है। तो शुरुआती उपकरण यदि हमें उस पत्थरों के कोई औजार वगैरह मिलते हैं तो ये औजार मिले। फिर उसके बाद एक बंदा था सेटनकार, उसको ऐसी चीजें झालावाड़ में मिली, झालावाड़ वाले इलाके में मिली। एक बंदा था बी ओलचिन, उसको ऐसी कुछ चीजें जालोर वाले इलाके में मिली। एक तो शुरुआती ये थोड़ा सा ध्यान देना कि 1870 में सीए हैकेट को इंद्रगढ़ और बूंदी से पत्थर की बनी हुई हाथ में ली जाने वाली कुल्हाड़ी या हैंड एक्स प्राप्त होता है। कुछ उसी प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो सेटनकार को झालावाड़ से मिलते हैं और बी ओलचिन को जालोर से मिलते हैं। सिंपल कोई पूछ ले कि जालोर क्षेत्र में पाषाण उपकरण प्राप्त करने वाला पुरातत्वविद कौन था, आर्कियोलॉजिस्ट कौन था, तो याद रखना बी ओलचिन। झालावाड़ क्षेत्र में कौन करता है, सेटनकार। सीए हैकेट कहां करता है, जयपुर और इंद्रगढ़। मैं यदि पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे पहले यदि मानवीय हलचल कहीं पर दिखाई देती है कि मानव यहां तो पक्का रहा ही होगा, वो बनास नदी के आसपास का इलाका है। बनास और उसकी जो सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देती है, मानवीय हलचल दिखाई देती है। कहते हैं बनास और उसकी सहायक नदियां थी, वो पत्थर लाया करती थी, अपने पानी के बहाव के साथ में पत्थर लाया करती थी। उन्हीं पत्थरों से जो यहाँ पे रहने वाला मनुष्य था वो औजार या उपकरण बनाया करता था। कहते हैं ये पत्थर आज भी आपको नाथद्वारा और कांकरोली के आसपास वाले इलाके के अंदर दिख जाएंगे। उस इलाके में आज भी ऐसे पत्थर दिख जाएंगे। ये बात भी थोड़ी याद रखना कि पाषाण काल का वैसे तो जो इतिहास है अपने यहाँ पर किसने उत्खनन वगैरह किया या सबसे पहले किसको क्या मिला, तो वो तो ये है कि 1870 में सीए हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से हैंड एक्स प्राप्त हुआ, सेटनकार को झालावाड़ से कुछ ऐसे उपकरण मिले, और बी ओलचिन को जालोर के अंदर पाषाण काल के उपकरण दिखाई देते हैं, स्टोन एज के इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं हमें। वैसे सबसे पहले राजस्थान में मानवीय हलचल, ह्यूमन एक्टिविटीज बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। इन नदियों के बहाव के साथ आए हुए पत्थर जो स्टोन थे वो नाथद्वारा और कांकरोली क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। ये सामान्य से इधर उधर की बातें हैं। मैं वास्तव में उस चीज पे आना चाहता हूं जो अपने एग्जाम के अंदर आती है। हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल में हमारे बड़े बड़े सेंटर कौन से थे, कौन से ऐसे सेंटर थे बड़े जहां से हमें कुछ मिलता है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ मानव का एक ठहराव रहा था, यहाँ पर मनुष्य लंबे समय तक रहा होगा। बाकी शुरुआत का जो मनुष्य था वो भ्रमणशील था, नोमेडिक था, घुमक्कड़ यायावर जिंदगी जिया करता था, एक जगह पे नहीं रहता था, भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे चलता रहता था। हालांकि वो जहां रुका है तो नदियों के आसपास रुका है। विल ड्यूरेंट नाम का एक बंदा है जो कहता है कि जो नदियां है वो सभ्यताओं का पालना है, कि नदियों ने हमेशा सभ्यताओं का विकास किया है, क्योंकि पानी की जरूरत हमेशा पड़ी, बिना पानी के तो रह ही नहीं सकता था। बाकी चीजें बाद में आई आपके चल के, तो पानी की जरूरत पड़ी तो वो हमेशा पानी वाले इलाके के आसपास रहा था। तो अपने यहाँ पर भी जो शुरुआती हलचल है बनास और उसकी सहायक नदियां जो भी है उसके आसपास में देखने को मिलती है। या और अच्छे शब्दों में कहूँ तो आप कहोगे कि मेवाड़, मेवाड़ वाला जो इलाका वो मानवीय दृष्टिकोण से, मनुष्य के रहने के दृष्टिकोण से सबसे पुराना है। सबसे पुराने टाइम में यदि राजस्थान में कहीं पे लोग आके बसे होंगे तो इस बनास वाले आसपास के इलाके के अंदर, इस मेवाड़ वाले इलाके के अंदर आके बसे होंगे। तो इनमें एक बड़ा सेंटर अपने को दिखाई देता है बागोर। दो तीन बातें, कहां पे है तो आप कहोगे भीलवाड़ा। मैंने कहा कि नदियों के किनारे, तो कौन सी नदी है तो आपको कोठारी। पाषाण काल का सेंटर है, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं यहां से। लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथ जो होता है छोटे छोटे पत्थर के बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के बने हुए हथियार इनको प्राप्त हुए। एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं कि शायद धीरे धीरे जाके बागोर के लोगों ने एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी होगी। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में भी पता चलता है कि ये लोग पशुपालन भी करते होंगे, पर इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। शुरुआत का जो भी मनुष्य था वो पशुपालक था, पशुपालन नहीं किया करता था। पर बागोर से ये भी पता चलता है कि शायद थोड़े दिनों बाद में धीरे धीरे ये लोग खेती भी सीख रहे थे, कुछ अपने लिए खाने जैसा कुछ ना कुछ उगा ही रहे होंगे। एक बड़ी जोरदार सी चीज, यहां से एक सुई मिली है तांबे की, कॉपर की, बाकायदा छेद वाली सुई, जिसमें पीछे छेद हो, इसे धागा डाला जा सकता है उसके अंदर, वो छेद वाली सुई प्राप्त होती है। तो बागोर याद रखना। तो बागोर अपने सबसे प्राचीन कोई सभ्यताओं के अंदर कोई जगह मिलती है अपने को तो बागोर मिलती है, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है, जहां से हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं और कृषि और पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। हमें यहाँ से एक छेद वाली सुई मिली है जो कि तांबे की बनी हुई है, वैसी एक सुई और मिलती है। इसका एक्सकेवेशन किसने किया, इसके जो एक्सकेवेटर थे उनका नाम था वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र नाम करके एक बंदे थे, उन्होंने इसका एक्सकेवेशन किया, उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई,
कि भाई इसके बारे में अपने को बताता कौन है। तो 1967 से लेके 70 तक, 1967 से लेके 70 के बीच में वीरेंद्रनाथ मिश्र जो हुआ करते थे, वो यहाँ पर अपने बागोर का उत्खनन करते हैं और वो ये बताते हैं कि साहब यहाँ से आपकी खूब सारी ऐसी ऐसी बातें मिली, ऐसी ऐसी आपकी चीजें मिली। अब आगे बढ़े। पाषाण काल का एक और बड़ा सेंटर जो अपने को मिला वो मिला तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर जगह पड़ती, वापस नदियों के किनारे, लूनी नदी के किनारे। वो सेम वीएन मिश्र यहां पर भी अपने खुदाई करके गए, वही लघु पाषाण उपकरण यहां से भी मिले हैं। माइक्रोलिथ जो है वो यहां से भी प्राप्त होते हैं। लघु पाषाण उपकरण हमें, उपकरण मतलब छोटे छोटे हथियार टाइप के, लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर के छोटे छोटे से हथियार मिलते हैं अपने पास। कोई पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक अलग सी बात, अग्निकुंड मिले यहाँ पे, फायर अल्टार्स, अग्निकुंड के एविडेंस प्राप्त होते हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं अपने को यहाँ पे। चौरी नहीं होती अपने शादी के टाइम में जो चौरी बनाई जाती है, यज्ञ वेदिका का दो आप, तो वैसे अग्निकुंड जैसे कुछ मिलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब मनुष्य के शुरुआती दिनों से उसके जीवन में कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों का महत्व तो था, यज्ञ वगैरह करता होगा। क्यों करता होगा? तो भगवान को राजी करने के लिए करता होगा। तो यहाँ से ये चीज मिलती। तो दो बड़े सेंटर मिले अपने को पाषाण काल के अपने राजस्थान में, एक तो बागोर मिला, एक तिलवाड़ा मिला है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे। दोनों जगह पे वीरेंद्रनाथ मिश्र उत्खनन करते हैं। दोनों जगह से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोनों जगह से हमें लघु उपकरण प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा वो याद रखना कि आपको बागोर से एक तांबे की छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है और वहां से आपको कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इधर से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कुछ और अन्य साइट, ये दो बड़ी साइट जिनके बारे में आपने याद रखना। कुछ और चीजें, नागौर से दो जगह है, जायल और डीडवाना, ये भी दो पाषाण काल की जगह है, दोनों नागौर में। अजमेर में एक जगह बूढ़ा पुष्कर, ये भी यहां से प्राप्त हुई है। तो ये थोड़ी सी बातें और याद रख लेना। तो पाषाण काल के 5 साइट याद रखना, सिंपल आप सीधे, बागोर, तिलवाड़ा, जायल, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। बागोर और तिलवाड़ा के बारे में 2-2, 4-4 बातें हैं जो याद करके रखना आपने। हो सकता है वो आपसे प्री में पूछ ले, मेंस के अंदर आपसे कुछ शब्द लिखवा ले, तो ये सब लिखने के लिए अपने पास में होने चाहिए। ये वीएन मिश्र है जिन्होंने आपके दोनों जगह बागोर का उत्खनन किया था और तिलवाड़ा का उत्खनन किया था। तो वीएन मिश्र आप देख सकते हैं भाई, तो इनके बारे में देख लेना थोड़ा सा। इसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा की बात करते हैं अपने। तो मैं वापस, जब मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया था तो मैंने कहा पाषाण काल के बाद अपने को भारत में एक बड़ी सभ्यता दिखाई देती है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। आप देखिए एक और बड़ी चीज बताऊं आपको, अंग्रेज जब तक हमारे देश के अंदर नहीं आए थे तब तक हम ये मानते थे कि हमारे इतिहास का सबसे प्राचीन सोर्स जो है, जो एंशिएंट सोर्स जो है, वो हमारा एक ग्रंथ है ऋग्वेद। कि ऋग्वेद जो है वो हमारे इतिहास का सबसे एंशिएंट सोर्स है। उससे पहले हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो टाइम पीरियड है 1500 बीसी। इसलिए भारत का जो इतिहास था वो 1500 बीसी के आसपास का इतिहास हुआ करता था। 1500 बीसी में अपने कहते भाई इसके पहले वाले हमें नहीं पता, इसके बाद वाली चीजें पता है, ऋग्वेद के बाद वाली चीजें पता थी। अब हुआ क्या, यहाँ पे गोरे आए। गोरे आए तो गोरों में एक आदमी था यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम करके एक बंदा था। पुरातत्व का बड़ा शौकीन जीवड़ा था, इधर उधर जाता। वो जब भी कोई गांव देखता उसे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आती है यहाँ पे कि यार यहाँ पुराने टाइम में कुछ ना कुछ रहा होगा। ये जो देश है ये यार प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। ये नहीं हो सकता कि यार इस देश की हिस्ट्री है 1500 के आसपास से, 1500 बीसी के आसपास से शुरू होती हो, पहले भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा होगा। फिर वो अलेक्जेंडर कनिंघम था, भगवान बुद्ध में बहुत रुचि रखने लग गया था। और इसका रीजन था, हुआ क्या कि जब गोरे इंडिया में आए थे उससे पहले तक वो 2 धर्मों के बारे में ज्यादा जानते थे। खुद ईसाई थे, या तो यहूदियों के बारे में और जानते थे या मुसलमानों के बारे में जानते थे, इस्लाम के बारे में जानते थे। जब वो इंडिया आए तो उन्हें कई नए नए प्रकार के धर्म मिले। हिंदू धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जैनों के बारे में, सिखों के बारे में। हालांकि हम कहते हैं कि भाई बौद्ध, जैन और सिख अलग है ही नहीं, हिंदुओं की पंथी है, पर उन्हें यह बात भी यहां पर आकर पता चली। अलेक्जेंडर कनिंघम को बौद्ध में बड़ा मजा आया और उसे लगा यार दुनिया में कोई धर्म जो अपना मूल स्थान छोड़कर बाहर फैले हो तो 2 बड़े धर्म है, ईसाई और इस्लाम। ईसाइयों का खूब देशों में परचम है, इस्लाम खूब देशों में फला फूला। यदि आप कारण ढूंढने जाओगे कि इन 2 धर्मों के पीछे क्या कारण थे, तो इन 2 धर्मों के पीछे बड़े कारण इनके राजा थे। कि ईसाई और इस्लाम धर्म में जो भी राजा हुए, उन राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किए, आक्रमण करके वहां की पूरी पब्लिक को धर्मांतरित कर दिया, कन्वर्जन किया, उसे दूसरे धर्म में लेकर आए। एक बड़ा रीजन ये है। दूसरे रीजन भी है कि शिक्षाओं से प्रभावित होकर संतों द्वारा, लोगों द्वारा, प्रचार द्वारा ये भी किया होगा, पर एक बड़ा रीजन इतने बड़े क्षेत्र में फैलने का कारण राजा रहे, तलवार के दम पर विस्तार किया गया।
एक तीसरा धर्म जो अपने मूल स्थान को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में फैला है तो वो बौद्ध है। भारत से शुरू हुआ धर्म चाइना में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में, हांगकांग में, बर्मा में, श्रीलंका में, नीचे वाला पूरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है अपना, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इसमें पूरे के अंदर फैला हुआ। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तो जैसे ईसाइयों वाला और इस्लाम वाला जो धर्म है ये राजाओं द्वारा फैलाया गया, तलवार के दम पर फैलाया गया, क्या बौद्धों ने भी इसे तलवार के दम पर धर्म फैलाया? लोगों का दिमाग खराब है। वो बंदा तो ये था जो कह के गया था अहिंसा परमो धर्म है, उसका तो सिद्धांत ही ये था कि युद्ध बंद करो और अहिंसा का पालन करो। हम तो आज दिन तक कहते हैं कि भारत वह सभ्यता है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। ऐसा काम नहीं करता था हमारे बड़ा आदमी। तो साहब बुद्ध के अनुयायी इतने कैसे बन गए, फॉलोवर इतने कैसे बन गए, इतने कैसे लोग मानने लगे? उसकी शिक्षाओं को पढ़ गए, उसने कुछ बातें बताई, लोगों को समझ में आई, लोग इंप्रेस हुए, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया उसको। कनिंघम को लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, और मतलब लोग शिक्षाओं को पढ़ के भी फॉलो कर सकते हैं उसको। अब कनिंघम ने बुद्ध भगवान के बारे में जहां जहां से उसे जानकारी मिल सकती थी जुटानी शुरू की। जो इलाके बुद्ध से संबंधित थे उनका उसने उत्खनन वगैरह करना शुरू किया, दौरा करना शुरू किया। पर उसके साथ में लफड़ा दूसरा, उसे कोई चीज मिलती वो कहता ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। कहीं से कोई माला मिल गई उसको, गले में जो मालाएं पहनते हैं किसी जगह से, और वो लिखता है कि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोग थे वो मालाएं पहनते थे इस प्रकार की। अब वो बौद्धों की थी नहीं थी, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात थी। पर फिर भी हम कहते हैं कि भारत में पुरातत्व का यदि कोई जनक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी है यदि कोई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, बेचारा वही करके गया था सबसे पहले। धीरे धीरे जब रेलवे आया भारत के अंदर, तो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। दो इंजीनियर भाई थे, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, ब्रेंटन बंधु थे। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उन्होंने जो स्थानीय मजदूर थे, लोकल जो लेबर थे, उसको कहा कि यार इस रेलवे लाइन के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता है, ईंटें कहां मिल सकती है? मजदूरों ने कहा ले, कितनी सिंपल सी बात की, ईंटें खूब पड़ी है। कहां पे? तो ये थोड़ा सा आपने जो है, इसे थोड़ा सा आगे गांव है, मिट्टी का टीला है, मिट्टी का टीले को हटाओ तो नीचे ईंटें ईंटें। ऐसे कहां से ईंटें आई? कब हमें तो नहीं पता, आपको पुराने टाइम की पड़ी है ईंटें। तो उन्होंने कहा यार फिर वो काम की नहीं होगी, बुरबुरा गई होगी। उनका दिमाग खराब है, तू माथा फोड़ ले तो नहीं टूटे वो, इतनी पक्की ईंटें। इंजीनियर बंधुओं ने वहां से खूब सारी ईंटें मंगवा ली, ईंटें मंगवा के वहां से रेलवे लाइन बिछा दी। पता भी नहीं लगाया वो ईंटें कहां से ला रहे हैं, कहां से नहीं ला रहे हैं। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट भेजी जब ऊपर, तो उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी जगह से ईंटें प्राप्त कर रहे हैं जो पुरानी ईंटें हैं। अंग्रेजों ने फिर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत का सौभाग्य था कि भारत में एक महानतम गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड कर्जन, और कर्जन ने आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही बना दिया। इससे पहले तक डिपार्टमेंट रेगुलर काम नहीं कर रहा था, उसको फंड नहीं मिल रहा था। अब आर्कियोलॉजी का एक रेगुलर डिपार्टमेंट बनाया, पुरातत्व विभाग बनाया। भारत का और बड़ा सौभाग्य कि उस विभाग में काम करने के लिए एक बेहतरीन बंदा आया, उसका जो डायरेक्टर बन गया उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल नाम करके एक बंदा आया वहां पे। जॉन मार्शल ने पुरातत्व को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने पुरानी रिपोर्ट वगैरह देखी, उसको पता चला कि यार फलानी जगह से ईंटें मिली थी। उसने उस जगह पे दयाराम साहनी नाम के एक बंदे को भेजा कि यार देखो यार जाके ईंटें कैसे क्या मिली। और जब दयाराम साहनी ने जाके उस मिट्टी के टीले को ढंग से हटाना शुरू किया, हजरत से आंखें फट गई। 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर, पक्की ईंटों से बने हुए मकान, समकोण पर काटती हुई सड़कें, सब मकानों के अंदर रसोई बनी हुई, स्नान घर बने हुए, कुएं बने हुए, प्रशासनिक भवन अलग, साधारण लोगों के रहने के लिए भवन अलग। मुझे लगा ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पुराना शहर और कैसे प्राप्त हो सकता है जिसमें इतना सब कुछ सुव्यवस्थित हो? तब तक गोरे मानते थे कि ईसा मसीह के बाद में सभ्यता का विकास हुआ, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। ईसा ने सब कुछ बताया। पता चला साहब ये तो बहुत पुराना है। इसका यदि पता लगाया जाए, इसको आप कार्बन डेटिंग से इसकी यदि पता लगाओगे उम्र, तो ठेर जाके कोई 4500 बीसी के आसपास में ठहरता है। एग्जैक्टली शुरुआत में यहां कहां रहा होगा? भले नगर बनना या शहर बनना 2250 बीसी के आसपास शुरू हुआ होगा, पर उससे पहले लोग तो रहते होंगे। उनको लगा एक ही कोई ऐसा ढांचा होगा। 1921 में दयाराम साहनी को वह जगह मिली थी जिस जगह का नाम था हड़प्पा। अगले ही साल राखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे और देखते हैं कि वैसा का वैसा एक और प्यारा, उतना ही सुंदर शहर, 125 हेक्टेयर में फैली हुई एक बस्ती मोहनजोदड़ो, डिट्टू जैसा हड़प्पा उतना मोहनजोदड़ो।
अचरज की बात यह कि दोनों एक दूसरे से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। अचंभा इस बात का है कि इतनी दूरी पर स्थित दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। वही बनावट, वही सड़कें, वही ग्रिड सिस्टम, वही नालियां, पक्की ईंटों की नालियां, पक्की ईंटों के मकान, और हड़प्पा से सवाया उससे कम नहीं। अंग्रेजों का इतिहासकार है पिगट, पिगट कहता है जैसे किसी साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल का जीव सोरा हो गया इन सब चीजों को देखकर। जॉन मार्शल घोषणा करते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर नगर बने थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बनने लगे थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने नालियां बनाई थी तो वह क्षेत्र भारत था। और उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। कोटि कोटि प्रणाम उस जॉन मार्शल को। हम कहते हैं कि उसने भारत को जहां पाया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एस.एन. राव अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां प्राप्त किया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एग्जैक्टली भारत का इतिहास जहां पहले कहां ऋग्वेद के 1500 बीसी के आसपास से ही प्रारंभ माना जा रहा था, उस इतिहास को अब 4500 बीसी के आसपास से शुरू करना पड़ रहा था। और कालांतर की और खोजों ने तो बताया कि 7000 बीसी में मेहरगढ़ के अंदर खेती होनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़, और अब जॉन मार्शल ने कहा कि खोद दो, ये वाला इलाका पूरा पाकिस्तान वाला का तो पूरा खोद दिया जाए। और हर साल आज चहुंदड़ो मिला, आज कोटरीजी मिला, आज सोरतुगही मिला, आज मुंडीकाक मिला, अल्लादीनो मिला, क्षेत्र पर क्षेत्र, क्षेत्र पर क्षेत्र। 47 आ गया, देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हुआ तो वो तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो पिछले 25-26 साल की मेहनत से प्राप्त की गई थी, सारी की सारी पाकिस्तान चली गई। और अब पाकिस्तान ने अपने वालों का एनसीआरटी चेंज कर लो रे तुम्हारी। दुनिया में पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान में थी, दुनिया में सबसे पहले पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में थे, दुनिया में सबसे पहले नालियां, ड्रेनेज सिस्टम पाकिस्तान में था। क्या भारत भारत लिखते रहते हो? अपना का है, पहले तो अपने एक ही थे ना, कुछ नहीं था। थप्पड़ पड़ेंगे अब तुम्हारे, चेंज करो तुम्हारी। तब किसी अपने वाले का दिमाग काम किया कि जब यार पाकिस्तान वाले पंजाब में ये चीजें हो सकती है, तो ये थोड़ी है कि बाउंड्री बनाई होगी कि उधर उधर वाले पंजाब में लोग रहेंगे, अपने वाले पंजाब में भी तो कुछ हो सकता है। ठीक है, अंग्रेजों ने खुदाई उस साइड के अंदर की, अपने खुदाई साइड में कर लो। और जब इस साइड में खुदाई करने शुरू हुए तो बहुत जल्दी पंजाब में एक जगह मिल गई, रोपड़। वैसा स्थल जैसे पुराने था, तो यार मिल रहे हैं इधर। थोड़े और नीचे उतरने शुरू हुए, हरियाणा में एक बेहतरीन जगह मिली, बनावली। यार ये तो वैसा ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा। कहा और नीचे उतरो, देखे थोड़ा और नीचे उतरे, जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा एक हनुमानगढ़ में जगह मिली, कालीबंगा। थोड़ा और नीचे उतरे, तब पता चला कि सभ्यता तो गुजरात में पड़ी है। 350 साइट्स मिली है अब तक, जिनमें 200 से ज्यादा गुजरात के अंदर है। धोलावीरा और लोथल जैसी साइट मिली, कच्छ के रण के अंदर बसा हुआ धोलावीरा। स्टेडियम बना रखा उन लोगों ने, नोटिस बोर्ड लगा रखा, तालाब से सिंचाई करना सीख गए थे वो लोग। क्या टेक्नोलॉजी का विकास किया होगा यार उन लोगों ने। लोथल एक बंदरगाह, डॉकयार्ड बना रखा उन्होंने, गोदीबाड़ा बना रखा। इतने में हरियाणा में एक जगह मिली, राखी गढ़ी। वो पता चला साहब आज दिन तक आपको जो मिले उनमें सबसे बड़ा तो ये है। हमारे राजस्थान के हिस्से में जो सेंटर आया वो सेंटर कालीबंगा है। शुरुआत में जॉन मार्शल ने कहा कि इसके सेंटर सिंधु नदी के आसपास में मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाए। फिर किसी ने कहा नहीं भाई साहब, कालीबंगा तो घग्गर के किनारे है, लोथल भोगवा के किनारे है, कोई महाराष्ट्र का देमाबाद परवरा नदी के किनारे है, तो यूपी का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, तो जम्मू कश्मीर का मांडा चिनाब के किनारे है। अब तो फिर कहा गया पहली साइट जो इसकी मिली थी वो हड़प्पा थी, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाए। तो उस सभ्यता को दोनों नामों से जानते हैं, हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हम उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम सबको गर्व महसूस करवाने वाली महान सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पियन सिविलाइजेशन, जिसका राजस्थान में एक सेंटर था, वो सेंटर कालीबंगा हुआ करता था। ये वो कालीबंगा का टीले का ही फोटो है, जहां से हमें वो नगर वगैरह प्राप्त हुआ था, ये वो टीला है। तो मैंने फोटो लगा दिया आपके लिए, थोड़ा आप देख लो इसको। और कुछ पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में, फिर और चीजें बताता हूं। कालीबंगा की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में, तब गंगानगर लगता था जब खोजा था तब, तो अब अपना हनुमानगढ़ है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी आया करती थी, घग्गर नदी के किनारे अपना कालीबंगा बसा हुआ था।
हम कहते हैं इस शब्द का मीनिंग है बंगा। बंगा मतलब पंजाबी भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसलिए अपने आप में काली बंगा बन गया। बंगा का मतलब चूड़ियां। पंजाबी गाने सुनोगे तो बंगा शब्द खूब सारा आता है, जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रा दा ना चलदा। भाई कह रहा है कि जहां तेरे जी में है वहां से अपने चूड़ियां पहन के आ जाना, नाम चलता है, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है तेरे को। और मुझे लगता है बंगा केवल पंजाबी में क्यों, इंग्लिश के अंदर बेंगल सी कहा जाता है इसको। मुझे लगता है गुजराती और राजस्थानी में भी तो बंगड़ी बोलते हैं। मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले दो, गुजराती का गीत है ओडी के बारे में। सब भाषाओं में ऐसा ही शब्द हुआ करता था, तो ये भी कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं कि बंगा का मतलब चूड़ियां होता है। तमाम जगह बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, सब भाषाओं के अंदर यही बोला करते थे। तो काली बंगा का मतलब काली चूड़ियां। इसके बारे में सबसे पहले कोई अपने को जानकारी दे के गया था, तो वो बेचारा भला इटालियन था, एलपी टेसीटोरी। वो अपने को सबसे पहले कह के गया था यार यहाँ है रे तुम्हारे कुछ। मैं जब इधर जाता हूं तो मुझे लगता है यार है मामला गड़बड़ है इधर। इधर यार पुराने टाइम में लोग रहते हो, पर तब किसी ने ध्यान दिया नहीं, अंग्रेजों का ध्यान नहीं गया, तो अपने तो राजा महाराजाओं का शासन था, ध्यान देता ही को। तो वास्तव में इसकी खोज कि यहां पर कुछ है ये बताने वाले कोई बंदे थे, तो 1952 के अंदर उस बंदे का नाम था अमलानंद घोष। तो कोई पूछे कि कालीबंगा की डिस्कवरी करने वाला बंदा कौन था, तो अमलानंद घोष थे। कब की थी? 1952 के अंदर की थी, खोज की थी। पर यहां पे एक्सकेवेशन करवाना बहुत बाद में शुरू किया था, 1961 के आसपास में इसका एक्सकेवेशन करवाना शुरू किया। दो बंदे थे, एक थे ब्रजबासी लाल, एक बंदे थे बालकृष्ण थापर। अपने एक हिस्टोरियन जो दशरथ शर्मा है, वो कहते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा था, थर्ड कैपिटल ऑफ द हड़प्पियन सिविलाइजेशन। पहली दो कौन? एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जिनको पिगट ट्विंस कैपिटल बताता है, जुड़वा राजधानी बताता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। एलपी टेसीटोरी सबसे पहले इधर संकेत करके गया था। इसकी खोज 1922 में अमलानंद घोष ने की थी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। 1961 से 69 के बीच ब्रजबासी लाल और बालकृष्ण थापर के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। लगभग एक दशक का उत्खनन एक्सकवेशन चला है इसका। दशरथ शर्मा जो कि अपने हिस्टोरियन है, वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, वैसा वैसा कौन सा बसा हुआ था? आपके कालीबंगा बसा हुआ था। दो प्रकार की चीजें मिली हमें यहां से, हड़प्पा से पहले की चीजें भी मिली है, प्री हड़प्पियन। साहब पुरानी तो इतनी है कि जब हड़प्पा वाले भी नहीं आए थे तब भी यहां पर लोग रहा करते थे। और एक हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा कालीन। ध्यान रहे कि कालीबंगा से हमें दो संस्कृतियां प्राप्त होती है, दो सिविलाइजेशन प्राप्त होती है। एक प्री हड़प्पियन जो हड़प्पा वालों से भी पहले की है, एक हड़प्पा के कंटेम्पररी कि जब हड़प्पा में लोग रह रहे थे तब अपने यहां पर भी लोग रह रहे थे। 5 लेयर का एक्सकेवेशन करवाया गया है, 5 स्तर प्राप्त होते हैं। आप ऊपर 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर से 5 स्तर प्राप्त हुए। कहते हैं पहला और दूसरा जो है वो तो प्री हड़प्पियन के है, तीसरा चौथा और पांचवा जो है वो हड़प्पियन के। शुरुआत में इन लोगों ने यहां पे कोई गांव वगैरह बसाया, फिर ये कहां चले गए हमें नहीं पता। 2500 बीसी के आसपास में ये लोग यहां से कहीं माइग्रेट कर गए थे। उसके बाद नए लोग आते हैं, वो लोग यहां पर आके नया शहर बसाते हैं। इस बार वो शहर बसाने वाले लोग हड़प्पा वाले लोग। ये वाले जो लोग थे, जो प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, एक बस्ती थी जिस बस्ती को चारों तरफ से घिरा हुआ था, परकोटा बनाया हुआ था, बस्ती के चारों तरफ रैम्पार्ट बनाया हुआ था बस्ती। इधर एक बड़ी जोरदार सी चीज प्राप्त होती है इस प्री हड़प्पियन में। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें खेत मिला है, जुता हुआ खेत, प्लग्ड फील्ड, जैसे हल चलाया हुआ हो खेत। एक फील्ड के एविडेंस मिले हैं जिसके अंदर हल चलाया हुआ, खेत की जुताई की हुई है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते। जो हल की लाइनें चली हुई उनसे यह भी पता चलता है कि वो एक साथ 2 फसलें उगाते थे। एक साथ 2 फसलें प्राप्त कर लिया करते थे। जो फसलों के साक्ष्य वहां से प्राप्त होते, उससे पता चलता है कि वो लोग गेहूं और जौ प्राप्त किया करते थे। तो प्राक हड़प्पा वाली संस्कृति से दक्षिण पूर्वी भाग से एक हमें जुते हुए खेत का, प्लग्ड फील्ड का एविडेंस प्राप्त होता है, जिसमें हल चला हुआ उस खेत के अंदर वो एक साथ 2 फसलें प्राप्त किया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो जो 2 फसलें थी वो गेहूं और जौ थी।
उसके बाद में हड़प्पा कालीन वाले लोग आए, इन वाला सिस्टम थोड़ा अलग। इनकी तो एक ही बस्ती थी, बस्ती के चारों तरफ परकोटा था। इनकी जो भी बस्ती हुआ करती थी वो दो भागों में विभाजित थी। दो भागों में विभाजित हुआ करती थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि ज्यादातर बस्तियां दो भागों में विभाजित है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग ऊंचा होता था, पूर्वी भाग है वो थोड़ा निचला नगर बोलते थे, डाउन टाउन नहीं कहते थे इसको, तो निचला नगरी कहा करते थे। इसको बोलते थे दुर्ग, सिडेटल। प्रशासनिक गतिविधियां सारी इसमें होती, ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स वगैरह इसमें मिलेगी आपको। प्रशासनिक गतिविधि, यहां पे आपको जनसाधारण के लोग मिलेंगे। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, प्रशासनिक सामग्रियां सारी वहां पर प्राप्त होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सारी वहां से प्राप्त होगी, सिडेटल या दुर्ग कहा करते थे इसको। पूर्वी भाग उसकी तुलना में थोड़ा डाउनटाउन है, निचला नगर है, और वहां पे जनसाधारण के लोग रहा करते थे। दोनों के अलग अलग प्रकोटा है, इसका प्रकोटा अलग, इसका प्रकोटा अलग। और इस वाले प्रकोटे में तो बड़ी जोरदार बात है, ये जो चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है, और चार दीवारी में घुसते ही गेट है, और गेट के इधर साइड के अंदर एक कमरा बना हुआ है। गेट के ऊपर रखता होगा, गेट के ऊपर रखते होंगे कि जो भी इस डाउनटाउन में आएगा तो एंट्री हो भाई साहब, कौन आया है कौन नहीं आया है, इन सब की बातें पता रहे हमें। ये तो मोटा मोटा सा उनका विश्लेषण कि हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा में हमें दो संस्कृतियां दिखाई देती है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। 5 लेयर तक इसका उत्खनन किया गया, 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया, जिनमें शुरुआती 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा के, और बाकी 3 स्तर है वो हड़प्पा कालीन है। प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, उन्होंने एक बस्ती थी जो एक ही प्रकोटे से घिरी हुई थी, उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां पर वो एक साथ 2 फसलें उगाया करते थे, और वो फसलें गेहूं और जो है लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पाकालीन जो टीला मिला हमें वो 2 भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, जिसे सिडेटल या दुर्ग कहा गया है, जहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिलती है। पूर्वी भाग जो है वो डाउनटाउन था, जनसाधारण के लोग रहते थे, दोनों अलग अलग प्रकोटे से घिरे हुए थे। पूर्वी भाग के प्रकोटे के अंदर घुसते ही साइड के अंदर एक गेट बना हुआ था, मकान बना हुआ था गेट के पास में, जो शायद द्वारपाल के रहने के लिए, द्वार रक्षक के लिए काम आता होगा। और क्या क्या चीजें मिलती है, हम कहते हैं कि जो कालीबंगा है वो एक गरीब बस्ती थी, कि बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले थोड़े अमीर थे, यहाँ वाले लोग थोड़े गरीब थे। तुम्हें कैसे पता चला गरीब लोग थे? तो उनका जब यहाँ पे जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए, कच्ची ईंटों के मकान। कच्ची ईंटें यदि कभी गांव में देखी हो तो आपने तालाब के पास की जो मिट्टी होती है उससे वो कच्ची ईंटें बना ली जाती है, धूप में सुखा के उनको मकान निर्माण में काम में ले लिया गया आपके द्वारा। तो कच्ची ईंटों के मकान यहां से प्राप्त होते हैं। अब किसी ने कच्ची ईंटें बनाई, अब मिस्त्री थोड़ा अलबेला रहा होगा, और मिस्त्री ने ईंट बनाते समय इसके ऊपर को फूल पत्तियां बना दी, त्रिभुज बना दिया, और फूल पत्ती बना दी। पुरातत्वविद कहते हैं यहां से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स प्राप्त होती है, अलंकृत ईंटें। मुझे लगता है टाबरों ने को लीक को लिए भी कर दिए होंगे, इनको लगा होगा कि अच्छा डेकोरेटेड ब्रिक्स है, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। तो कालीबंगा से हमें कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त होते हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो 2 चीजें, एक तो सड़क और एक नालियां। सड़कें जो भी है वो एकदम समकोण पे आके काटेगी, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। शहर की मुख्य सड़क है, फिर मुख्य सड़क से मोहल्ले में जाने के लिए सड़क है, मोहल्ले में बाद में प्रत्येक घरों के पास में जाने के लिए सड़क है। मुख्य सड़क है वो लगभग आपके 7.2 मीटर चौड़ी, मोहल्ले में जाने वाली सड़क है उसकी आधी 3.6 मीटर चौड़ी, प्रत्येक मकानों वाली एक एक लेन के अंदर घुसने के लिए गली के अंदर जो है वो आपके 1.8 मीटर, उसका और ध्यान रखा गया। ग्रिड सिस्टम है, शतरंज प्रणाली, पर आपका पूरा का पूरा जो मकान है वो बसा हुआ है 7.2 मीटर के। जो ये मुख्य सड़क है, इन मुख्य सड़क के पास में चबूतरे बने हुए ऊंचे ऊंचे, इसका मतलब सड़क के आसपास में दुकानें थी, कि सड़क के आसपास में दुकानें रखते होंगे वो लोग। पक्की नालियां हैं,
मकान कच्ची ईंटों के, पर नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान कब चल रहा था इनके देश में, इनकी सभ्यता में? पक्की ईंटों की नालियां, नालियां ढकी हुई है, कवर्ड है। सड़क के किनारे किनारे सब जगह नालियां, पर प्रत्येक मकान से जो गली वाली नाली के अंदर आने के लिए, पानी निकालने के लिए जो है वो लकड़ी की है। मकानों के अंदर जो नालियां बनी हुई है वो लकड़ी की नालियां। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण चीज ही नालियां है, ड्रेनेज सिस्टम। दुनिया वालों को हाथ धोने नहीं आते थे, तब यहाँ के लोगों ने जल निकास व्यवस्था उत्पन्न कर ली थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? मुझे लगता है आज भी अपने शहरों का वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को देख के गर्व होता है यार, कितने इंटेलिजेंट पूर्वज थे हमारे, कितना स्वच्छता का ध्यान रखा होगा। प्रत्येक घर से अलग नाली, फिर वो नाली जाके गली वाले नाले के अंदर मिलेगी, फिर गली वाला जो है बाहर सड़क वाले से जाके मिलेगा, फिर वो गांव के बाहर जाएगा। सारा का सारा गंदा पानी आप गांव के बाहर निकाल दिया करते। जो दुर्ग वाला क्षेत्र है उसके अंदर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मैंने बताया महत्वपूर्ण जो भी सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर मिलेगी। तो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर हमें 7 अग्निकुंड और प्राप्त होते हैं। फिर कुछ चीजें और है कालीबंगा से। क्या और क्या चीजें मिली हमें? तो सील मिलती है, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहरें। कोई सामान पैक करते, पैक करके उसके ऊपर सील लगाया करते थे। मिट्टी की बनी, सेल खड़ी की बनी हुई सीलें होती, उनको चिपका दिया करते। उस पर लिखा होता था किस कंपनी का माल है, कंपनी के नाम लिखे होते। विडंबना है कि हम उन लोगों की लिपि पढ़ नहीं पाए, उन लोगों की भाषा पढ़ नहीं पाए, वरना हमें और पता चलता कि वो क्या क्या लिख के गए हैं उनके ऊपर, कौन सी कंपनी थी। सब कंपनियों के चिन्ह होते अलग अलग, तब इसका लेवल ये है, इसका सिंबल ये है, ताकि अगला आदमी यदि पढ़ा लिखा है तो नाम पढ़ ले, पढ़ा लिखा नहीं है तो चिन्ह देख के समझ ले कि कौन सी कंपनी का है। यदि सील बीच में से टूटी हुई है, इसका मतलब सामान किसी ने निकाल दिया, कुछ मिला दिया होगा। गुणवत्ता के बारे में बताया करती थी, क्वालिटी के बारे में बताया करती थी, कंपनी के स्वामित्व के बारे में बताया करती थी। क्या क्या खोज कर ली थी। खिलौने बने हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी खिलौने पास से मिले यहां से। वो तो गोटियां नहीं होती चौपड़ पासे जिनसे खेलते हैं, तो पास से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब खेलना वेलना भी ये लोग जानते थे पूरी तरीके से। कब्र मिली है, लोगों को दफनाया हुआ है। और एक तो कोई कब्र है जिसके अंदर कुंडल रखा हुआ है, कानों के पास में जो कुंडल होता है कुंडल तक रखा हुआ है। मकानों के अंदर दरारें आ रखी है, इसलिए इसी आशंका व्यक्त की जाती है कि शायद भूकंप आया होगा और भूकंप की वजह से ये जो सभ्यता है तहस नहस हो गई होगी। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि शायद घग्गर के अंदर पानी कम हो गया होगा, ये लोग वहीं बसते थे जहां पर पानी हुआ करता था, इसलिए जगह छोड़ के चले गए होंगे। क्या करते क्या थे? तो मुख्य रूप से तो खेती कर ही रहे। फिर ये लोग तांबे का निर्यात करते थे, मनके का निर्यात करते थे। मोती मनके जो होते हैं मनके बनाते थे, मनके बेचते थे। खेतड़ी से तांबा लिया करते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले बाकी क्षेत्रों के अंदर तांबा यहीं से कालीबंगा वाले लोग ही बजा करते थे। हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा राजस्थान से जाता था। राजस्थान का बड़ा सेंटर कौन सा है? कालीबंगा सेंटर। गवर्नमेंट ने अब तो यहाँ पे एक म्यूजियम बना रखा है। 84-85 के आसपास में गवर्नमेंट ने यहाँ पर म्यूजियम बना दिया था। ये कुछ बड़ी बड़ी सी बातें हैं कालीबंगा के बारे में जो ध्यान रखना। एक ये जो अमलानंद घोष है, ये एक बात और कहते हैं। ये अमलानंद घोष कहते हैं कि यह सभ्यता शुरू में बीकानेर के आसपास में थी, कि पहले बीकानेर के आसपास में कुछ गांव हुआ करते थे। उन गांव में लोगों को सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, ज्यादा अनाज पैदा होना शुरू हुआ, इसलिए उनमें से कुछ लोग थे वो शहर में जाके बस गए। वो शहर कालीबंगा था, अनाज की पूर्ति उनको इधर से हो जाया करती थी। और वो कहते हैं बीकानेर के आसपास की जो सभ्यता थी इसका नाम सोती सभ्यता है। और वो कहते हैं कि जो सोती सभ्यता है ये हड़प्पा का उद्गम है, पूरी हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है, ओरिजिन पहले से हड़प्पा सभ्यता का। वो कहते हैं कालीबंगा से भी पहले थी, कालीबंगा फर्स्ट थी। किसी ने कहा इसके सेंटर तो बताओ तुम्हारे वाली सोती सभ्यता की। इन्होंने कहा 2 सेंटर बीकानेर में, 2 जगह। एक जगह का नाम है पुगल, एक जगह का नाम है सावनिया। ये 2 जगह ऐसी प्राप्त होती है अपने को जहां से चलो कि 2 जगह ऐसी प्राप्त होती है जहां से हमें सोती सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, एक तो पुगल और एक सावनी। मैं तो फोटो दिखाऊं, देखो आपको।
ये खिलौना गाड़ी जो मैंने बताया कि वहां हड़प्पा के अंदर तो बैल जूते में दो गाड़ी बनी हुई है। अब शायद आज भी इस क्षेत्र में ऐसी गाड़ियां वगैरह बनाने का प्रचलन है, बच्चे ऐसी गाड़ियां बना बना के आज भी खेलते हैं। तो वो शायद वो पुराने टाइम से एक चली आ रही कल्चर है अपने आप में। ये एक और खिलौना गाड़ी बनी हुई, बच्चा खींच रहा है इसको। आप तो ये देखिए, एक बंदे की कब्र है, बंदा देखिए आप, कोई डील का डकी लगता है। क्या हाइट है यार इसकी, क्या पर्सनालिटी रही होगी अपने टाइम में जब ये जिंदा रहा होगा। कभी कालीबंगा म्यूजियम देखने जाओ तो जाना आप, ये मम्मी अभी तक वहां पर रखी हुई है, सब उसका अभी तक रखा हुआ है। अब देखना इसको यार, यूं देख के उसको लगता है यार जब ये बंदा रहा होगा तो फूट रहा होगा, लंबा थोड़े एकदम डील डोल का मालिक रहा होगा। ये कुछ जो चीजें अपने को वहां से प्राप्त होती है। एक शायद पीछे चली गई, मैं और दिखाता हूँ। अच्छा एक फोटो और थी यार, ये शिवलिंग, शिवलिंग जैसी एक चीज, ऐसी चीज मिली है, हम कहते हैं कि शिवलिंग है। एक टेराकोटा मिली, पक्की मिट्टी का बना हुआ पूरा प्रोसेस मिला है। ईंटें, खूब सारी ईंटें पड़ी। मैं तो इस बार लॉकडाउन के अंदर कालीबंगा जाके आया था और मैं तो ईंट और उठा लाया था वहां से, कि मेरे रूम पे तो ईंट और पड़ी हुई है, खूब पक्की ईंट है। हालांकि यहाँ के ज्यादातर मकान जो है उसके लिए कहा जाता है कच्ची ईंटों के बने हुए थे, पर जो नालियां वगैरह थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। तो ये हमने कुछ बातें कालीबंगा की पढ़ी, आप ढंग से याद करना इन कालीबंगा वाली बातों को। हालांकि खूब छोटी छोटी और सारी चीजें मिली है, मैं और आपकी पीडीएफ में लिख दूंगा जो 2-4 एक्स्ट्रा चीजें रहेगी, पर ये मुख्य मुख्य चीजें जो याद रखनी है। एक बात और, कालीबंगा की जैसी एक जो सभ्यता है वो हमें पाकिस्तान में एक जगह मिली है। पाकिस्तान में उस जगह का नाम है कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, जहां से हमें कालीबंगा जैसा एक पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि वह स्थान जहां से कालीबंगा जैसी ही कुछ चीजें प्राप्त हुई है, कालीबंगा जैसा संस्कृति वहां पर हमें दिखाई देती, तो पाकिस्तान की एक जगह वो कौन। एक और सभ्यता कालीबंगा से थोड़ा सा बाद की, हड़प्पा से थोड़ा सा बाद की, आप लेटर हड़प्पा कह सकते हैं उसको, पोस्ट हड़प्पा कह सकते हैं उसको। एक सभ्यता हमें प्राप्त होती है आहड़, आहड़ सभ्यता प्राप्त होती है। कहां पे, तो आप कहोगे साहब उदयपुर में। मैंने बताया नदियों के किनारे होती थी, तो आयड़ नदी है, या ज्योग्राफी वाले सर और बताएंगे कि उसी नदी का नाम बेड़च है। तो आयड़ का दो या बेड़च का दो, वो जो आयड़ या बेड़च नदी है उसके किनारे आपको ये सभ्यता दिखाई देती है। प्राचीन काल में जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं हमें, या जो जैनों के ग्रंथ मिले हैं, उसके अंदर इसका नाम मिलता है हमें आघाटपुर। किसका नाम आघाटपुर हुआ करता था प्राचीन अभिलेखों में और जैन ग्रंथों में। शक्ति कुमार का एक तो आठपुर अभिलेख मैंने भी आपको बताया था, आघाटपुर भी कहते थे, आठपुर भी कहते थे। जिसमें मैंने बताया था कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक एक गांव बसाया था, तो उसी हम आठपुर आघाटपुर की बात कर रहे थे। स्थानीय भाषा में लोग इसको धूलकोट कहते हैं। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन थी। तांबा खूब सारा मिला है हमें यहां से, इसलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी है, कॉपर सिटी थी। और वास्तव में तो हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहां से, कॉपर मेल्ट करने की खूब सारी भट्टियां प्राप्त होती है। 2-3 बातें मैंने बताई कि उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसे आघाटपुर या आठपुर कहा जाता था, स्थानीय भाषा में लोग इसे धूलकोट कहते हैं। तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज करने वाले थे आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया था कि साहब इस टीले के नीचे कुछ ना कुछ देखो आपको मिलेगा। बाद में जो एक्सकेवेशन करने वाले थे, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था, वो लोग सबसे पहले उत्खनन करने के लिए आए थे यहाँ पे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले उत्खनन किया था। फिर यहाँ पे उत्खनन इन्होंने, आरसी अग्रवाल सर ने खुद ने किया था। वीएन मिश्र जो हम कल पढ़ रहे थे, पूना यूनिवर्सिटी वाले, वो भी यहाँ पर उत्खनन करके गए थे। और लास्ट में एक गुजराती बंधु आए थे, हसमुख धीरज सांकलिया या एचडी सांकलिया, उन्होंने ये भी यहाँ पर उत्खनन किया था। दोनों तीनों बातें याद रखेगी। इसको डिस्कवर्ड बाय रतन चंद्र अग्रवाल एंड एक्सकेवेटेड बाय अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हंसमुख धीरज सांकलिया जो थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। वापस देख लेना, नॉर्मल जानकारी। आहड़ उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन अभिलेख और जैन ग्रंथों में आघाटपुर या आठपुर कहा गया है। स्थानीय भाषा में लोग इसे धूलकोट कहते हैं और तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता था। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और आपके हंसमुख धीरज सांकलिया द्वारा किया गया था। क्या मिलता है अपने को, क्या नहीं मिलता, हम उसके बारे में जाने, इससे आगे नहीं जा रहा।
क्या मिला हमें, आहट से क्या प्राप्त होता है? सबसे बड़ी चीजें तो यहां से जो मिले हमें को मृद भांड मिलते हैं, अर्दनवेयर्स, मृद भांड। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, मटके टाइप के आप कह लो, वो प्राप्त होते हैं हमें यहां से। मृद भांडों की संस्कृति है वास्तव में लाल या काले रंग के, लाल और काले रंग के मृद भांड प्राप्त होते। इनको यहां पर लोग बोलते थे गोरे, या इनको बोलते थे कोट। आपको कोई कहेगा कि हमें आहट से लाल व काले अर्दनवेयर्स प्राप्त होते हैं, रेड एंड ब्लैक अर्दनवेयर्स या मृद भांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो लोकल लैंग्वेज में वहां के जो लोग थे उनको क्या कहा करते थे, इनको गोरे कहा करते थे और इनको कोट कहा करते थे। एक जगह से हमें 6 चूल्हे मिले हैं, एक घर है जहां से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। तो उनका इतने चूल्हे कैसे, किसी ने कहा ज्वाइंट फैमिली रही होगी, संयुक्त परिवार रहा होगा। किसी ने कहा यह भी तो हो सकता है कोई लंगर चलता हो, यहां सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती होगी, एक दिन तो सब यहां पर साथ में बैठ के खाएंगे, कलेक्टिव फिस्ट टाइप का कुछ होता हो। हालांकि हम जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं हमेशा बताता हूं कि यहाँ से 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जो जॉइंट फैमिली या कलेक्टिव फिस्ट की तरफ इशारा करता है, या सामूहिक भोजन व्यवस्था और संयुक्त परिवार की तरफ इशारा करता है। पर मेरे कभी चीज गले नहीं उतरती कि मैं अक्सर गांव के अंदर देखता हूं कि संयुक्त परिवार में चूल्हा तो एक ही होता है, लोग ज्यादा होते हैं, पर परिवार के टूटने को गांव में तो बोलते हैं कि थारो चूल्हा न्यारो कर लो, चूल्हा अलग हो गया तब तो संयुक्त परिवार बचा ही नहीं, परिवार अलग हो गया। पर पता नहीं इतिहासकारों ने किस आधार पर इसका निर्धारण किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि नहीं 6 चूल्हे मिले तो ये संयुक्त परिवार अपने आप में। कई बार मुझे लगता है कि यार इतिहासकार एलिट क्लास के लोग थे ज्यादातर, उनको पता ही नहीं था कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो कैसे रहती है। वो लोग खुद ही न्यूक्लियर फैमिली के रहे होंगे, इसलिए जैसे जो तुक्के मार सकता था उन्होंने अपने हिसाब से तुक्के मार लिए होंगे। तो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन व्यवस्था की चीजें मिलती। एक यूनानी सिक्का मिला, ग्रीक कॉइन मिला है, यूनानी सिक्का मिला जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। अपोलो उनके भगवान सूर्य को कहते हैं, अपने जो सूर्य भगवान है उसको वो लोग अपोलो कहते हैं। तो एक ग्रीक कॉइन मिला जिसपे अपोलो का चित्र बना हुआ। इससे पता चलता है कि आहड़ के लोगों का संबंध कहीं ना कहीं उनसे रहा होगा, यूनान के लोगों से रहा होगा, व्यापार करते होंगे, व्यापार के सिलसिले में इधर से उधर आते होंगे। वैसे भी आहड़ व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो यूनान में या तो लोग यहां से कोई गया होगा, वहां से कोई आया होगा, इसी वजह से उनका कोई नाप है। यदि आप में से किसी ने हॉलीवुड की ट्रॉय मूवी देखी तो ट्रॉय मूवी में एक डायलॉग भी है जिसके अंदर आक्रमणकारी अपोलो की मूर्ति तोड़ता रहता है, ये लो तुम्हारे सूरज के देवता अपोलो। तो अपने जिसको सूर्य भगवान कहते थे उनको अपोलो कह दिया करते थे। यूनानी सिक्का मिला, ग्रीक कॉइन मिला, इस पे अपोलो का चित्र बना। एक वाटर पोर्ट मिला है बिना हत्थे का, हत्थे नहीं है उसके, बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त होता है। बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त, ऐसे जल पात्र हमें ईरान से मिले हैं। इसका मतलब इन लोगों का पर्शियन सिविलाइजेशन, ईरानी सभ्यता से भी संपर्क रहा होगा। वापस से इस बात पर आइए आप कि व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रीक कॉइन मिलता है, हमें यहाँ से पर्शियन वाटर पोर्ट मिलता है जिसके हत्थे नहीं है साइड में, बड़ा सा एक जलपत्र बना हुआ है, साइड में हत्थे नहीं, बड़ा है तो हत्थे होने चाहिए पकड़ने के लिए, पर कहते हैं ऐसे वाटर पोर्ट जो थे वो ईरान के अंदर बना करते थे। तो शायद ये लोग व्यापार करते होंगे, वहां कोई चीज बेच के आए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा लो बदले में ये ले, जो बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय हुआ करती थी, तो उन्होंने ये दे दिया होगा। तो अपने आप में ये बाट मिलते हैं अपने को यहाँ से। ये तीनों चीजें, यूनानी सिक्का, बिना हत्थे का जल पात्र और बाट, ये इशारा करते हैं कि व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र था। और व्यापार वाणिज्य वाले जो लोग हैं उन्होंने इस आहड़ की स्थापना की होगी, उन्होंने आहड़ को बसाया होगा, वो मुख्य रहे होंगे। हमें यहां से एक बेल की मर्ण मूर्ति प्राप्त होती है, बुल टेराकोटा, बेल की मर्ण मूर्ति प्राप्त होती है, बुल टेराकोटा एक प्राप्त होती है। मर्ण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। ऐसी मूर्तियां हमें बनास नदी के आसपास के जो भी जगह वहां पर मिली है, इसलिए इनके नाम ही है बनास का बेल या बनासियन बुल। हमें यहां से खूब सारे पत्थर प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये पत्थर वाले जो उपकरण बनाने का मुख्य केंद्र था, पाषाण स्टोन के जो उपकरण बनते थे उनका ये मुख्य केंद्र रहा होगा। अपने को यहां से एक सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा समझते हो, रगड़ने वाला जो आपके सिलबट्टा होता है, यहां से अपने को सिलबट्टा भी प्राप्त होता है, मिर्च विर्च रगड़ने के लिए घर में काम आता है, तो वो लोग ये भी रखा करते थे। जो लाश मिली है उस लाश के साथ में गहने हैं। इसका दो मतलब है, एक तो मतलब ये है कि जो बंदा मरा है और रसिया टाइप का आदमी है, गहने वहने पहन के रखता है। दूसरा मतलब ये है कि उसको कहा गया कि अगले जन्म में भी तेरे गहने काम आएंगे। इसका मतलब आहड़ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए शवों के साथ में गहने और आभूषण भी दफना दिया करते थे। तो पुनर्जन्म की छोरी में इन लोगों का विश्वास था, जो आज भी हिंदू धर्म का मुख्य आइडियोलॉजी मानी जाती है कि भाई पुनर्जन्म के अंदर तो विश्वास रखते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो यहां पर भी मिलती है। वो छापे लगाने के ठप्पे प्राप्त होते हैं अपने को यहां से। इससे पता चलता है कि यहाँ पे रंगाई छपाई का उद्योग रहा होगा।
व्यापार वाणिज्य का केंद्र है, तो खूब सारी ऐसी उद्योग की चीजें तो रही होगी कि छापे छापे मिले, ठप्पे अलग अलग मिले, जिनको यूं लगा लगा कि आप रंग करो, रंग करने के बाद ठप्पे लगा दो, तो अलग अलग प्रकार के अलंकरण वगैरह बन जाते, फूल पत्तियां बनाने, कोई त्रिभुज वर्ग वृत्त ये बनाने, तो ये सब चीजें मिलती है। ये आहड़ की खूब सारी बातें हैं, क्या क्या मिला है अपने को, क्या क्या नहीं मिला है, इन सब चीजों का अपने ध्यान रखना। आप काम कर रहे हैं, चलो मैं वापस यदि बताऊं आपको, तो आहड़ जो है वो अपने उदयपुर में आइड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसको आघाटपुर या आठपुर कहा जाता था, स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। तांबे गलाने की भट्टियों की वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोज की थी। बाद में कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हंसमुख धीरज सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमें खूब सारे मृद भांड मिले हैं जो काले और लाल रंग के हैं, जिनको गोरे और कोट कहा जाता था। एक ही जगह से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है या तो जॉइंट फैमिली होगी या यहाँ पे सामूहिक भोजन व्यवस्था रही होगी। यहाँ से हमें यूनानी सिक्का मिला जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। बिना हैंडल का वाटर पोर्ट मिला है, वैसे वाटर पोर्ट हमें पर्शियन सिविलाइजेशन में मिलते थे। हमें यहाँ से बाट मिलते हैं। ये सब चीजें बताती है कि यह एक व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से बैल की एक मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा मिली है, जो बनास नदी के आसपास के लगभग सभी क्षेत्रों में मिली है, इसलिए हम कहते हैं वो बनास का बेल है अपने आप में। हमें यहाँ से पत्थर खूब सारे मिले, इसका मतलब ये पत्थर के उपकरण बनाने का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से एक सिलबट्टा मिला है, जो लाश मिली है उसके साथ गहने हैं, इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे। हमें यहाँ से ठप्पे छापे लगाने के ठप्पे प्राप्त होते हैं, इससे पता चलता है कि रंगाई छपाई उद्योग का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। खूब सारी बात। इस सभ्यता के कई केंद्र और हैं। आहड़ के दिन अन्य केंद्र बताऊं आपको, तो 2-3 केंद्र बताना चाहूंगा मैं आपको। एक गिलुंड, एक बालाथल, एक ओछियाना। तीन सेंटर अपने को और दिखाई देते हैं, गिलुंड, बालाथल और ओछियाना। गिलुंड राजसमंद में पड़ता है, बनास नदी के किनारे। 2 टीलों का उत्खनन किया गया था, जिनको लोकल भाषा में लोग मोडिया मगरी बोलते हैं। उस मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया था, वहां से गिलुंड की सभ्यता अपने को पता चलती है। मैं ये 2 आगे बता दूंगा, मैं पहले इसके बारे में थोड़ी समझा दूंगा ना आपको। उत्खनन करने के लिए 2-3 लोग, एक तो वही आपके ब्रजवासी लाल, बीबी लाल, जो कल हम पढ़ रहे थे कालीबंगा वाले। एक वीआर सिंधे, वीएन मिश्र नहीं है, अलग अलग आदमी, वीआर सिंधे अलग बंदे। एक विदेशी थे, ग्रेगरी पोसल। ये कुछ लोग इसका यहां पर उत्खनन करते हैं। गिलुंड और आहड़ में एक बड़ी जोरदार सी चीज दिखाई देती है। आहड़ में कच्ची ईंटों के मकान दिखाई देते हैं हमें, जो कि आपके सूर्य की रोशनी के अंदर पकाए गए होंगे, सूर्य के प्रकाश में पकाए गए होंगे, जबकि गिलुंड में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। पक्की ईंटों का प्रयोग देता है, जबकि आहड़ में नहीं है, ये ध्यान रहे। आहड़ के अंदर नहीं है, लेकिन हमें यहां से ये पक्की ईंटों के वो प्रयोग दिखाई देता है। यहां पर हमें पत्थर की गोलियां, बॉल रिंग्स, कांच की गोलियां होती है वैसे पत्थर की गोलियां मिलती है। मिट्टी के खिलौने, टावरों के जो खिलौने होते हैं, हाथी घोड़े बने हुए। और सबसे जोरदार चीज तो हाथी दांत की चूड़ियां। आज भी महिलाओं के लिए मुख्य सजावट का साधन है हाथी दांत की चूड़ियां। ऐसी कैसी हाथी दांत की चूड़ियां हमें गिलुंड से भी प्राप्त होती है। गिलुंड में हाथी दांत की चूड़ियां मिलती है, तो याद रखना भाई गिलुंड के बारे में। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन किया गया, जिसे स्थानीय भाषा में लोग मोडिया मगरी कहते थे। उत्खनन करने वाले ब्रजवासी लाल, बीआर सिंधे और ग्रेगरी पोसल थे। आहड़ में जहां हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है, वहीं पर यहां पर हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। पत्थर की गोलियां मिलती है हमें, यहाँ पे मिट्टी के खिलौने मिलते हैं और हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त होती है। ये गिलुंड के बारे में। गिलुंड आहड़ सभ्यता का एक मुख्य केंद्र रहा है। और आहड़ सभ्यता का मुख्य केंद्र, एक मैंने अभी बताया आपको, बालाथल, उदयपुर में स्थित एक जगह है। वीएन मिश्र उत्खनन करके गए, वही वीरेंद्रनाथ मिश्र। यहां से तो यार बड़ी जोरदार चीजें मिली। 11 कमरों का एक भवन मिलता है। यह तो पक्का ही संयुक्त परिवार रहा होगा कि 11 कमरों का एक भवन बना हुआ है। यहां पे नलकूप के अवशेष मिलते, 5 प्रकार के मृद भांड
अलग अलग प्रकार के और पॉलिशदार मिलते हैं, सादे मिलते हैं, काले मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के मृत भांड और मिलते हैं। 5 प्रकार के मृत भांड प्राप्त होते हैं। इन लोगों का ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा वालों से कांटेक्ट था, हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था इनका। कैसे पता चला? तो कहा यार एक तो जो मृत भांड मिले ये वैसे ही है, एक तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, ये वैसे के वैसे हैं जैसे हड़प्पा के अंदर थे, और जो मकान वगैरह भी बने हुए ना उनमें भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है चीज कि ये लोग यार हड़प्पा वालों के थोड़े नजदीक रहे होंगे, हड़प्पा वालों के पास में रहे होंगे। तो ये इन चीजों का इनसे पता चलता है। और यहां पर हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना हुआ, सॉरी, हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। तो मुख्य मुख्य थोड़ी चीज याद रखना कि बलाथल एक आहट सभ्यता का एक और मुख्य केंद्र है जो उदयपुर में स्थित है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने उत्खनन किया था। 11 कमरों का एक विशाल भवन मिलता है। नलकूप के संकेत प्राप्त होते हैं। 5 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। संभवतः इन लोगों का संपर्क जो है वो हड़प्पा सभ्यता से रहा होगा, क्योंकि इनके मृद भांड, इनके तांबे के औजार और इनके भवन निर्माण पर उस हड़प्पा सभ्यता की झलक दिखाई देती है। हाथ से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त होता है यहाँ पर। एक सेंटर और ले लो, उज्जैन। ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर है। और यहां पर उत्खनन करने वाले 2 बंदे, एक तो बी.आर. मीणा और एक आलोक त्रिपाठी। बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी 2 बंदे थे जिन्होंने यहां पर उत्खनन किया था। तो ये और याद रख लेना थोड़ा सा। उजियाना भीलवाड़ा में है जहां बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। यहां तो ज्यादा कोई बातें नहीं, गाय और बैल की मरण मूर्तियां प्राप्त होती है। वही मैंने कहा कि ये बनास के आसपास वाले सब क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। टेराकोटा मरण मूर्तियां वो प्राप्त होती है। और बनास के आसपास जब इतनी मरण मूर्तियां मिलती है तो मुझे इस बात पर कतई अतरज नहीं होता कि आज भी राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास में गांव मोलेला जो कि टेराकोटा के लिए सबसे अधिक फेमस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुराने टाइम में यहाँ के लोग टेराकोटा बनाने में सिद्धहस्त हुआ करते थे, टेराकोटा बनाने में प्रवीण एक्सपर्ट निपुण थे, इसलिए आज भी यहाँ के लोग ये चीजें बखूबी कर लेते हैं। तो ये इस सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के 3 बड़े केंद्र मिलते हैं, 3 मुख्य केंद्र मिलते हैं। आहड़ एक तो खुद तो है ही अपने आप में, उसके बाद में गिलुंड है, उसके बाद में बालाथल है, उसके बाद में उज्जैन है। ये 3 चीजें याद रख लेना। अब इसके बाद मैंने कल जब आपको समझाया था तो मैंने कहा था पहले पाषाण काल है, पाषाण काल के बाद में आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी सी बाद की आहड़ सभ्यता है, तो मैंने आपको साथ में यही पढ़ा दी, इसमें क्या क्या चीजें थी वो भी यहाँ पर आपको बता दी। अब इसके बाद वाली वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के बारे में अपने पास ज्यादा जानकारियां है नहीं। मैंने कल बताया था वैदिक सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है, तो वेदों से मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे जानकारी मिलती है। कोई ज्यादा बड़े सेंटर नहीं है, फिर भी 2-3 सेंटर अपने गंगानगर में प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है ये उस काल के सेंटर है। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चकचौसठ। उस साइड में गांव के नाम ऐसे ही है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास के जो गांव है उनको चक्की कहा जाता है। तो चकचौसठ, तरखान वाला डेरा और अनूपगढ़ 3 जो केंद्र मिले हैं वो हमें वैदिक सभ्यता के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर वैदिक सभ्यता के टाइम में कुछ चीजें रही होगी, इतनी कुछ बातें अपने को पता चलती है, बाकी ज्यादा वैदिक सभ्यता की बातें अपने पास में नहीं। वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद में रामायण महाभारत का काल माना जाता है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो काल ये है, महाकाव्य काल कहते हैं इसको, रामायण महाभारत वाले काल को कि महाकाव्य काल था। थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां मिलती है। रामायण की तो एक बड़ी जोरदार सी जानकारी ये मिलती है अपने को कि भगवान राम जब लंका जा रहे थे और उन्होंने दक्षिणी सागर को पार करना चाहा लंका जाने के लिए, तो समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया। वो समुद्र ने कहा मैं रास्ता नहीं दूंगा। भगवान राम बड़े कुपित हुए, उन्होंने सरसंघान किया, संधान किया, अपना बाण चढ़ाया और कहा मैं समुद्र को सुखा दूंगा इसको। तभी समुद्र उत्पन्न हुआ। समुद्र ने कहा कि भगवान राम माफ कर दीजिए, काली गाय हूं, तुम्हारी धूड़ खाई मैंने, आप कहोगे उतना रास्ता दे दूंगा। और फिर उस रास्ते पर नल और नील नाम के 2 इंजीनियर बंधुओं ने वहां पर पुल का निर्माण किया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। पर भगवान राम जो तीर चढ़ा चुके थे, अब उस तीर का क्या किया जाए? तो कहा जाता है कि वो तीर उन्होंने राजस्थान की तरफ छोड़ दिया था। अपने यहाँ पर किसी टाइम में समुद्र की लहरें उफना करती थी, उस तीर के छोड़ने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से मरुस्थल में बदल गया था, उसको मरुकांतार के रूप में जानने लगे। इसके बाद ये मरुकांतार है। और कहते हैं आज भी अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर शंख, सिपी, कोड़ी जैसी खूब सारी चीजें मिलती है, जो इस बात का अवशेष है कि पहले यहाँ पर समुद्र रहा होगा और उसी की जो सामग्री होती है उनके अवशेष वो अपने को वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत काल के लिए भी कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम कभी इस प्रदेश से होकर, इस मरुकांतार से होकर गुजरे थे। थोड़ी थोड़ी सी अपने पास महाकाव्य काल की जानकारी है, बाकी ज्यादा जानकारी इसके बारे में भी अपने पास में नहीं है।
क्यों, कैसे, क्या थे, क्या नहीं थे, कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। वैदिक सभ्यता की तनूपगढ़ तरखान वाला डेरा और तक 64 से हमें अवशेष मिले, जिसके बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के रहे होंगे। महाकाव्य काल में रामायण के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम ने जो समुद्र को सुखाने के लिए तीर चढ़ाया था, और तीर कालांतर में राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, यहाँ पर भी समुद्र हुआ करता था, वो समुद्र सूख गया, इसके बाद में मरुकांतार बन गया, और भगवान कृष्ण और बलराम जो थे वो यहाँ मरुकांतार से होते हुए निकले थे, ऐसी कई जानकारी अपने को मिलती है। उसके बाद में जो काल आता है उसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। हमेशा कहते हैं कि वैदिक काल में हमारे यहाँ पर छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जिनको शुरुआत में जन कहते थे और बाद में उनको जनपद कहने लग गए। ऋग्वैदिक काल में जो जन थे, राज्य को जन कहा जाता था, कालांतर में वो जनपद कहलाने लग गया। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ पे 16 बड़े महाजनपद आ गए थे। और आप पढ़ोगे, जब बाद में एंशिएंट पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि बौद्धों का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, जैनों का ग्रंथ भगवती सूत्र, इन सबसे हमें जानकारी भी मिलती है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके नाम भी मिलते हैं। ये बात अलग है कि नाम थोड़े अलग अलग है, कुछ तो कॉमन है, कई जैनों ने कोई अलग नाम लिख दिया, इन्होंने कुछ अलग नाम लिख दिया। अपने यहाँ पे जो एक बड़ा महाजनपद जो अपने ही था, पूरी तरीके से अपने था, बाकी की तो कईयों की बाउंड्री टच करा करती थी। एक जो महाजनपद पूरा अपने ही हुआ करता था वो था मत्स्य। मत्स्य महाजनपद अपना मुख्य भाग था। कौन से इलाके में? तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चंबल से लेकर सरस्वती के बीच का जो इलाका था वो मत्स्य महाजनपद का इलाका हुआ करता था। कई जगह से जानकारी मिलती है हमें। इसकी जानकारी कहां कहां से मिलती है? इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या क्या है इसके, कि मत्स्य महाजनपद था, इसकी जानकारी कौन कौन देता है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है, और ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि मत्स्य जनपद का जो राजा था उसके बारे में कई जानकारियां यहां पर दी हुई है। राजा सुदास के साथ उसके संबंध कैसे थे? आप एंशिएंट पढ़ोगे तब राजा सुदास के साथ पढ़ोगे, तो राजा सुदास के साथ जब राजाओं के संबंधों का वर्णन किया गया है तो उसमें मत्स्य महाजनपद के राजा के बारे में बताया गया। एक ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण, वहां से इस मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है। एक उपनिषद है कौशितकी, उस कौशितकी उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती। और महाभारत से भी हमें मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो मत्स्य महाजनपद के बारे में जानना भाइयों कि मत्स्य महाजनपद क्या क्या था, क्या नहीं था। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्रों में मत्स्य महाजनपद था, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, हमें सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, हमें कौशितकी उपनिषद से मिलती है, हमें महाभारत से मिलती है। महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। राजा विराट का देश था, तो विराटनगर राजा विराट ने स्थापित किया था इसको। यहां का राजा का नाम भी विराट था। महाभारत यह भी जानकारी देती है कि इसी विराटनगर के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी जगह पर बिताया था। और यदि आपको याद हो तो हमेशा पढ़ते भी हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। पांडव जैसे तैसे अपना वनवास कंप्लीट करते हैं। अज्ञातवास में कहा गया कि यदि इस बार आपको देख लिया गया तो एक बार पुनः आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए। तो पांडव उस अज्ञातवास को काटने के लिए राजा विराट के पास में अलग अलग रूपों के अंदर यहां पर आते हैं, नौकरियां कर लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि अर्जुन जो थे बरहनल्ला, एक नपुंसक के रूप में बरहनल्ला बनकर, एक नर्तक बनकर, और यहाँ राजा विराट की पुत्री हुआ करती थी राजकुमारी उत्तरा। राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने लग जाते हैं। क्या हो गया? अर्जुन यहाँ पे बरहनल्ला के रूप में आते हैं। भीम बेचारा रसोईया बन जाता है, वलल नाम के रसोइये के रूप में यहां पर आता है। युधिष्ठिर, ये याद मत करना, भले ही सुन लेना बातें ताकि याद रहे। कंक नाम धारण करके यहां पे आते हैं, राजा विराट के साथ पासा खेलने का काम करते हैं। राजा विराट की रानी हुआ करते थे सुदेशना, और रानी सुदेशना की सहायता के लिए एक नौकरानी रखी गई मालिनी, जो द्रौपदी थी। मालिनी कहा जाता है, शरंद्र ही कहा जाता है। सब अलग अलग रूप धारण करके यहां पर बैठे हुए। कहते हैं एक बार पांडवों को इस बात का पता चला, कौरवों को इस बात का पता चला कि वो लोग वहां पर रहते हैं, विराटनगर के अंदर रहते हैं। सबने पूरा प्लान किया और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नाम की जगह, जिसको उस समय त्रिगर्त कहा जाता था, वहां के राजा सुशर्मा को कहा गया, वो उनका दोस्त था। सुशर्मा कहा गया कि सुशर्मा, तुम विराटनगर पर आक्रमण करके उनकी गायें चुरा लो, और जब तुम गायें चुराओगे
तो वो उपस्थित हो जाएंगे वहां पर, पांडव बाहर आएंगे, क्योंकि एक सत्ता क्षत्रिय कभी भी गायों के हरण को देख नहीं पाएगा। और कहते हैं कि जब सुशर्मा वहां पर गायें चुराने के लिए गया त्रिगर्त का राजा, तो भीम जो कि वलल नाम का रसोईया और पहलवान बना हुआ था, सुशर्मा को पीट कर उन गायों को वापस छुड़ा लेता है। कौरवों को लगा कि सुशर्मा से तो पार नहीं पड़ी, इस बार कौरव महारथियों के रूप में खुद वहां पर आते हैं। कहते हैं उस दिन राजा विराट वहां पर उपस्थित नहीं थे, राजा विराट कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए राजा विराट के पुत्र थे राजकुमार उत्तर। राजकुमार उत्तर युद्ध का नेतृत्व करने के लिए जाते हैं, जिनका सारथी बनता है बृहन्नला या अर्जुन। राजकुमार उत्तर उन महारथियों को देखकर, उन कौरवों को, उन कर्ण, भीष्म, द्रोण और दुर्योधन को देखकर कांप जाता है। तरफ बरहनल्ला बना हुआ अर्जुन उसे कहता है कि मैं अर्जुन हूं, तुम केवल यहां पर बैठे रहो, मैं युद्ध कर लूंगा यहां पर। अर्जुन बहुत अच्छे तरीके से युद्ध करता है, कौरवों को वहां से भगा देता है, गायों को वापस लेकर आता है। राजा विराट को जब इस बात का पता चलता है कि हम जीत कर रहे हैं, राजकुमार उत्तर युद्ध जीत कर, अर्जुन उसे कहते हैं कि राजकुमार उत्तर तुम किसी को बताना मत ये बात कि मैं अर्जुन हूं। जब युद्ध जीत कर वापस आते हैं, राजा विराट और युधिष्ठिर बैठे बैठे पासे का खेल खेल रहे होते हैं। गेट कीपर आकर कहता है कि राजकुमार उत्तर युद्ध जीत कर लौटे हैं। राजा विराट बड़े खुश होते हैं, युधिष्ठिर के मुंह से निकलता है कि बरहनल्ला जिसके साथ होगा वो जीत कैसे नहीं सकता। राजा विराट को बड़ा गुस्सा था। राजा विराट ने कहा कि वो नपुंसक, उसकी वजह से मेरा पुत्र जीता है, मेरा पुत्र खुद जीत कर है। पासा फेंक के युधिष्ठिर के नाक पर मारते हैं, युधिष्ठिर के नाक से खून बहने लग जाता है। इतने में राजकुमार उत्तर खुद उपस्थित होते हैं। राजकुमार उत्तर ने कहा कि पिताश्री, जिसको आप इतने दिन तक डांसर समझ रहे हो, जो दीदी को डांस सिखाता है उत्तरा को, ये महारथी अर्जुन है। आज गांडीव के टंकार से इसने अपनी गायें बचाई है, आज उन समस्त कौरवों को निकालने वाला ये अर्जुन खुद है। राजा विराट को अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होता है। राजा विराट इस बात के लिए पांडवों से माफी मांगते हैं। राजा विराट प्रपोजल रखते हैं कि क्यों ना राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ कर दी जाए। अर्जुन कहते हैं कि साहब ये स्टूडेंट है, और कोई एज डिफरेंस नाम की भी तो चीज होती है अपने आप में, क्यों ना आप इसकी शादी मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दो। राजकुमारी उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ की गई। संभवतः मुझे याद आता है कि कहानी मैंने पहले भी कहीं आपको सुनाई होगी। और उसी उत्तरा के गर्भ से राजकुमार परीक्षित का जन्म हुआ था। महाभारत के बाद में यदि कोई राजा बना था पांडवों की तरफ से, तो राजा परीक्षित थे। तो आप यूं मान लीजिए कि राजा परीक्षित जो महाप्रतापी सम्राट हुए थे, वो अपने भांजे थे, वो विराटनगर के थे। पांडव यहाँ पर अज्ञातवास बिता के गए थे। ऐसी खूब सारी हमें जानकारियां मिलती है। यह भी है कि महाभारत के बाद में जब ये कुरु जनपद वाले ये निर्बल हो गए थे, तो कहते मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली होने लगता है उसके बाद में। हालांकि राजा विराट अपने पुत्रों शंख, श्वेत और उत्तर के साथ महाभारत के युद्ध में भाग लेते हैं, और भाग लेते हुए लड़ते हुए मारे जाते हैं उस युद्ध के अंदर। पर फिर भी मत्स्य महाजनपद उसके बाद में भी बना रहा था। और इस मत्स्य महाजनपद वालों की एक पड़ोस में अलवर में एक जनपद और हुआ करता था, सालवय। इनके साथ में सीमा विवाद चलता रहता था। तो कोई पूछे कि मत्स्य महाजनपद का अलवर के एक अन्य कौन से जनपद के साथ में बाउंड्री डिस्प्यूट था, भारत पाकिस्तान वाला मामला था, तो सालवय जनपद के साथ में ऐसा विवाद इनके बीच में हुआ करता था। हालांकि कहते हैं कि एक महाजनपद और हुआ करता था, चेदी। अपने राजस्थान में नहीं था, बाहर था। शिशुपाल चेदी राज थे। महाभारत में जो शिशुपाल है वो चेदी के राजा थे। और चेदी महाजनपद था, इसने एक बार मत्स्य महाजनपद को हराया था और अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि बाद में मत्स्य महाजनपद वापस आजाद हो जाता है, लेकिन तभी एक महाजनपद उभर कर आता है, इन 16 को सबको निकल जाता है, वो था मगध। और मगध महाजनपद ने बाद में मत्स्य महाजनपद पर अधिकार कर लिया था। मगध में कालांतर में एक वंश आता है मौर्य, और हम पढ़ेंगे आगे कि उस मौर्यों के एक महाप्रतापी सम्राट अशोक ने इसी विराटनगर के अंदर अपना एक अभिलेख लगवाया था। तो उसकी जानकारी हम उसके अंदर और करेंगे। तो याद रखना कि मत्स्य महाजनपद के अलवर में स्थित अनेक जनपद सालवय जनपद से सीमा को लेकर विवाद चलता रहता था। इस मत्स्य महाजनपद को चेदी महाजनपद ने एक बार हराकर कब्जे में कर लिया था, और मत्स्य महाजनपद पुनः आजाद हो जाता है। कालांतर में मगध के साम्राज्यवादी नीति जो थी उसका शिकार होकर मत्स्य महाजनपद मगध महाजनपद के अंदर विलय हो जाता है। बाद में मौर्यों का अधीन हो जाता है। दो बड़े और महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, उनमें दो बड़े और महाजनपद जिनकी सीमाएं अपनी लगा करती थी, या जिनके अंडर में हम आया करते थे, वो एक तो था कुरु और एक था सूरसेन। सूरसेन के अंदर तो अपने अलवर का पूर्वी भाग आता था, और भरतपुर आया करता था। क्या है आज इसके? भगवान कृष्ण खुद इसी सूरसेन महाजनपद के थे, जिनकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। राजधानी मथुरा थी। दो बड़े केंद्र जो अपने यहां पर थे वो थे बयाना और कामा। ये इसके बड़े केंद्र हुआ करते थे सूरसेन महाजनपद। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, कौरवों पांडवों की राजधानी जो है, इसमें अपने अलवर का उत्तरी भाग आया करता था। सोलह महाजनपद थे, जिनमें से 3 महाजनपद अपने राजस्थान की बाउंड्री उनके अंदर आया करती थी। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि दक्षिण के अवंती महाजनपद के अंदर भी राजस्थान के कुछ भूभाग आया करते थे, पर एक्जैक्टली कौन से भूभाग थे हमें नहीं पता। पर इन 3 महाजनपद में तो अपने अलवर के आसपास का इलाका कहीं ना कहीं इन तीनों से प्रभावित रहा था। मत्स्य महाजनपद एक बड़ा। और कौन कौन से? तो भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। उन महाजनपदों में से 3 अपने राजस्थान में हुआ करते थे। तीनों का मैंने बता दिया। पर ऐसा तो है नहीं कि केवल बड़े राज्य थे, छोटे राज्य भी हुआ करते थे। तो छोटे राज्य कौन कौन से थे उनकी अपने बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं एक सबसे पहले जिस एक जनपद की बात करना चाहूंगा, वो जनपद मैं लूंगा सीवी।
सीवी जनपद हुआ करता था। मुझे लगता है जब मैं सीवी जनपद नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में सेकंड क्लास आ रही होगी कि सर आपने बताया था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद है। इसका मतलब इसका क्षेत्र तो कौन सा रहा होगा? तो इसका क्षेत्र मेवाड़ के आसपास का भाग, या मैं ज्यादा कहूं तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर ये लोग रहते होंगे। कहते हैं किसी टाइम में ये अपने उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर रहा करते थे। सिकंदर के आक्रमण के बाद में ये जो जाति या जनजाति कबीला जो था सीवी, ये इधर अपने चित्तौड़ वाले इलाके के आसपास में आ गए थे। और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका, जिसको आजकल अपने नगरी कहते हैं। अब नाम इसका नगरी मिलता है, बाकी ये माध्यमिका थी। बहुत पुराना शहर है, खूब सारी जगह से इसकी जानकारी मिलती है माध्यमिका की। जैसे माध्यमिका की जानकारी आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी। बाद में पाणिनि के अष्टाध्यायी पे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। जैनों का एक अभिलेख मिला है बरली, अजमेर में एक जगह पड़ती है, बरली अभिलेख मिला है। वीर निर्वाण संवत या वीर संवत का अभिलेख है, वीर निर्वाण संवत 84। कहते हैं कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जिन्होंने एक अपना कैलेंडर शुरू किया था वीर निर्वाण संवत, तो महावीर के मृत्यु के 84 साल बाद में वीर निर्वाण संवत के 84वें साल में अजमेर के अंदर एक बरली अभिलेख मिला, जिसके बारे में हम कहते भी हैं कि हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्योंकि जैनों का अभिलेख है तो वो कहता है कि माध्यमिका जैनों का एक केंद्र हुआ करता था। तो माध्यमिका तो वैसे भी याद रखना है कि खूब सारे सोर्सेज है जहां से हमें माध्यमिका का पता चलता है। 1920 के आसपास में डी.आर. भंडारकर थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। तो डी.आर. भंडारकर इसका एक्सकेवेशन करता है। राजस्थान में अपने सबसे पहले किसी का एक्सकेवेशन हुआ था, तो एक्सकेवेशन इसी का होता है, माध्यमिका का। चीजों को पहले पता चल गया होगा किसी का, लेकिन एक्सकेवेटेड पहली जो साइट थी वो अपने माध्यमिका ही हुआ करती थी। तो सीवी जनपद वालों की राजधानी थी माध्यमिका। सिक्के वगैरह मिले माध्यमिका से सीवी जनपद के। चित्तौड़ के आसपास का इलाका था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी है, पतंजलि के महाभाष्य में जानकारी है, महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। बरली अभिलेख जो वीर निर्माण संवत 84 का, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। और बरली अभिलेख के बारे में तो मैं और बताना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे राजस्थान का अभिलेख का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, अभिलेखों की एक मैंने पूरी सीरीज यूट्यूब पे डाली थी, उसमें बरली अभिलेख के बारे में मैंने कई बातें और बताई है। मैं चाहूंगा कि आप वहां से वो देखें तो थोड़ी और चीजें वहां पर आपको समझ आ पाएगी। बाकी ये थोड़ी सी अपने ध्यान रख लेना माध्यमिका के बारे में कौन कौन सी बातें थी। मैं और बताना चाहूँ तो जिसको आज अपने अब तो इसको नगरी बोलने लग गए। मैंने आपको बताया था कि नगरी में खूब बड़े बड़े से पत्थर मिले हैं, और उन्हीं पत्थरों में से कुछ पत्थर जो है वो गोसुंडी के अंदर ले गए थे। गोसुंडी पास में पड़ता है, तो श्रृंगार कंवर वाली जो गोसुंडी वाली बावड़ी है, तो कहते हैं उसके जो पत्थर है वहां नगरी से ले जाके वहां पर लगाए गए थे। और गोसुंडी में जो अभिलेख मिला हमें, तो वो भी कहते हैं कि वो अभिलेख वाला भाटा पहले इधर था, नगरी के अंदर था, और फिर वहां पर लेके चले गए थे, जिसमें हमें भागवत धर्म की जानकारी वाली इन चीजें मिलती है। तो इसके पत्थर इधर उधर आसपास में और ले जाए गए थे। तो कहते हैं इसके जो पत्थर थे उनको ले जाके पास में एक जगह और हाथीबाड़ा नाम की जगह, वहां पर भी इसके पत्थर लगाए गए थे। तो जो उसी से हाथीबाड़ा वाली नाम की जगह बनाई गई थी। और कहते हैं उस हाथीबाड़ा वाली जगह के पास में ही और अकबर की सेना का पड़ाव रहा था। तो अकबर ने वहां पर एक मीनार बनवाई थी, मीनार के अंदर रोशनी करते थे, और उस रोशनी से चित्तौड़ के किले पर नजर रखने का काम किया गया था। तो वो और अपने आप में आप याद रखना, उब दीवट बोलते हैं उसको। उब दीवट नाम की एक मीनार बनाई थी। उब मतलब खड़ी, दीवट मतलब यहाँ से दिया खड़ा है एक मीनार की, जहां से आपको दिया रख दिया गया, वहां से उसकी जानकारी मिलती थी। तो नगरी वाली जगह से ही पत्थर ले जाके हाथीबाड़ा नाम की एक जगह का वो निर्माण किया गया था। नगरी वाली जगह के पत्थरों से आपकी गोसुंडी में बावड़ी वगैरह लगाई गई थी, और वो जो अभिलेख वाला भाटा है वो भी नगरी से ले जाया हुआ है। और अकबर ने यहाँ पे उब दीवट नाम की एक जगह और बनवाई थी, याद रखना। तो माध्यमिका के बारे में खूब सारी बातें अभी और आएगी, माध्यमिका की चीजें तो मैं और बताऊंगा अभी आपको। एक और बड़ा महाजनपद अपने मालव, सॉरी जनपद, मालव जनपद। मालव भी यही उत्तरी पश्चिमी भारत की जनजाति हुआ करती थी। सिकंदर से हारने के बाद में, सिकंदर के आक्रमणों के बाद में ये भी साइड के अंदर आ गए थे। और मालव जहां जहां रहे थे वो क्षेत्र ज्यादातर मालवा कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा जो है वहां पे मालव रहे थे, पंजाब के अंदर मालवा पड़ता है तो वहां पर भी मालव रहे थे। अपने बेसिकली ये जो इलाका था जयपुर और टोंक वाला, इसमें आ गए थे। हालांकि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि कोटा और झालावाड़ के कुछ इलाके भी मालव जनपद के अंदर आया करते थे, पर वो उस मालवा के पार्ट थे, मध्य प्रदेश वाले मालवा के पार्ट थे। अपने बीचों बीच में जो था तो जयपुर और टोंक के बीच में था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी हुआ करती थी नगर। उसकी नगरी और इसकी नगर है, टोंक में जगह पड़ती है। जो कहते हैं पहले इसका नाम था कारकोट नगर, किसी टाइम में तो इसको कारकोट नगर कहा करते थे। टोंक में जगह भैया। और यहाँ की जो सभ्यता मिली है ना, में मालव जनपद की सभ्यता, उस सभ्यता का एक अलग नाम और दिया गया। हमने उसका नाम दिया खेड़ा सभ्यता। हमें किसी एक जनपद के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं तो इन्हीं के मिले हैं। कोई पूछे राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के कौन से जनपद के प्राप्त होते हैं, तो मालव जनपद 6000 के आसपास सिक्के मिले यार।
खूब सारे सिक्के प्राप्त हो जाते हैं, तांबे के सिक्के हैं, खूब सारे सिक्के अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं। बेसिकली ज्यादातर सिक्के जो है नगर से ही प्राप्त हुए, हालांकि वो सिक्के एक जगह से और प्राप्त हुए, टोंक में एक जगह और पड़ती है रेड, तो रेड से भी खूब सारे सिक्के प्राप्त हुए। पर रेड में मालव जनपद वालों के तो है, इनके अलावा भी और खूब सारे सिक्के प्राप्त हुए। एक कोई जगह जहां से सबसे अधिक सिक्के प्राप्त होते हैं वो रेड ही है, सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के सिक्के, मालव जनपद के भी सिक्के, उनमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ कि रेड के अंदर सिक्के बनाने का टकसाल रही होगी, इंग्लिश में बोले तो मिंट, टकसाल मतलब जहां पे सिक्के डाले जाते हैं। इसका मतलब यहां पे धातु का काम होगा बहुत अच्छा, कि धातु के काम, धातु का मेटल का काम होता होगा तभी सिक्के बनेंगे। इसलिए रेड को अपने प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, कि ये प्राचीन भारत का टाटा नगर है। कैलाशनाथ पुरी थे जिन्होंने रेड का उत्खनन किया था, केएन पुरी कह दो या कैलाशनाथ पुरी कह दो। कि कैलाशनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किया था। वापस देखना, जो मालव जनपद था वो जयपुर और टोंक वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है, मालव जाति द्वारा बसाया गया इसको। राजधानी इसकी नगरिया, पहले का जो कारकोट नगर था टोंक में वो था। इसकी सभ्यता का एक नाम हमने केड़ा सभ्यता भी दिया। किसी एक जनपद के सर्वाधिक सिक्के हमें मिले तो मालव जनपद के मिले। ये सिक्के अधिकतर तो इसकी जो राजधानी थी नगर से मिले, हालांकि कुछ सिक्के रेड से भी मिले, पर रेड वह स्थान है जहां राजस्थान में सबसे अधिक सिक्के मिले। अलग अलग टाइम पीरियड के सिक्के मिले हैं। हम कहते हैं यहाँ पे धातु का काम होता होगा, टकसाल रहती होगी, इसलिए हम कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर है। कि जिस प्रकार टाटा नगर जमशेदपुर जो है वहां पर धातु का काम होता है, ऐसे प्राचीन भारत में भी धातु का काम कहीं पर होता था तो रेड में हुआ करता था। और इसका उत्खनन करने वाले कोई थे तो कैलाशनाथ पुरी थे। रेड भी टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है, तो आपने ये याद रख लेना। फिर एक महाजनपद के बारे में और बताना चाहूंगा आपको, योद्धे। योद्धे जनपद, ये भी उत्तर पश्चिम भारत की एक जाति थी। सिकंदर वाले आक्रमणों के बाद में अपने नीचे की तरफ उतर के आई थी, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके में। ये छत्र याद रखना है इनके, सीधे सीधे कोई उठा के पूछ लेंगे। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके के अंदर ये लोग रहा करते थे। और इनकी जानकारी तो हम बाद में पढ़ेंगे। गुजरात के अंदर एक राजा हुआ था, शक वंश का एक राजा था। शक वंश का एक राजा हुआ था रुद्रदामन, और वो गुजरात में एक जगह पड़ती है जूनागढ़। जूनागढ़ कहते हैं उसको, गिरनार भी कहते हैं। वहां पर एक अभिलेख लगवाता है, और उस अभिलेख में वो इनकी जानकारियां, युद्धों की जानकारियां देता है। वो कहता है कि योद्धे वो है जो क्षत्रियों में वीर है। तो इनकी खूब तारीफें करता है, ये क्षत्रियों में वीर है, इन्होंने कुषाणों को हरा दिया। कि कुषाण जो ऊपर पंजाब की तरफ एक मध्य एशिया से एक नई जाति आ गई थी अपने कुषाण, उनको हराने का काम भी इन्होंने किया है। तो रुद्रदामन जूनागढ़ वाले अभिलेख में लिखता है कि क्षत्रियों में वीर के समान योद्धे जिन्होंने कुषाणों को हरा दिया है, उनको मैं हरा रहा हूं। तो पहले दुश्मन की तारीफ करता है, बाद में लास्ट में एक लाइन में लिख देता है कि इनको मैंने हरा दिया। एक आदमी खुद की खुद तारीफ करे तो अजीब सा लगता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। इसने पहले कहा कि ये देखो योद्धे जो ये बहुत शक्तिशाली है भाई, ये क्षत्रियों में वीर के समान है, योद्धे हैं जिन्होंने कुषाणों को भारत में आगे नहीं बढ़ने दिया। छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर एक लाइन में धीरे से नीचे लिखा मैंने इनको हराया। तो ये जो जानकारी है रुद्रदामन अपने जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख के अंदर देता है। आप एंशिएंट पढ़ोगे तब और पढ़ोगे कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, यहाँ पर एक सुदर्शन झील है, तो सुदर्शन झील की जानकारी देने के लिए अभिलेख वगैरह लगवाए गए थे। आप पढ़ोगे कि यहाँ पे एक अशोक का अभिलेख भी हमें मिलता है, तो वो कई बातें आपको यहाँ से पता चलेगी। स्कंदगुप्त नाम का गुप्त राजा हुआ था, उसका अभिलेख भी यहाँ से मिलता है। तो ये जूनागढ़ गिरनार बहुत महत्वपूर्ण जगह है। शक राजा रुद्रदामन का अभिलेख है, योद्धे जनपद। तो तीन तो बड़े वाले याद रखना आपने, कौन कौन से? तो मत्स्य, कुरु और सूरसेन, तीन ये थोड़े छोटे छोटे और जनपद, इनकी बातें में थोड़ी ध्यान रखना। योद्धियों के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं का ये बाद में नाम अपभ्रंश होता होता जोइया बन गए थे, और कालांतर में अपने इस एरिया के अंदर जोइया राजपूत रहा करते थे। हालांकि अब तो कोई गिने चुने से ही मिलते हैं, कहते हैं ज्यादातर ने बाद में इस्लाम वगैरह स्वीकार कर लिया था, योद्धे जो भी रहे होंगे उन्होंने, पर फिर भी वो जो जोइया थे तो जोइयों को इन योद्धियों का ही वंशज माना जाता है। तो योद्धे जनपद थोड़ा सा याद रखें। दो तीन छोटे छोटे से और मैं बता दूं आपको। एक अर्जुनायन जनपद, एक आपके हो जाएगा ये कल सालवा में बता ही रहा था आपको, और एक जनपद को राजन ने। अर्जुनायन के लिए तो ये कहा जाता है कि अर्जुन के वंशजों का जनपद था, और शुरुआत के अंदर अलवर भक्तपुर वाले इलाके के अंदर था। पर बाद में हम कहते हैं कि इनके कुछ वंशज सिक्कर में भी आगे बस गए थे। सिक्कर में जो तोरावाटी वाला इलाका है बेसिकली, जिसको हम तोरावाटी कहते हैं, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र वाला जो इलाका है, कि तंवर राजपूत यहाँ पर थे। तंवर राजपूतों की वजह से तंवरावाटी थी, तंवरावाटी का तोरावाटी बन गया। उन तंवरों या के लिए कहा जाता है कि वो अर्जुन के वंशज थे, तो वो जहां पर गए वो भी अर्जुनायन है। और बेसिकली शुरुआत में लोग अलवर भरतपुर के आसपास में, मथुरा के आसपास वाले इलाके से इनके सिक्के वगैरह भी हमें प्राप्त होते हैं। पर राजस्थान में यही जानकारी। सालवों के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, ये जनपद अलवर में था और अपने अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से लड़ाइयां करता रहता था। राजन ने जनपद भरतपुर के अंदर हुआ करता था, ये जनपद भरतपुर में था।
तो बेसिकली जनपदों के बारे में जो अपने पास में बड़ी बड़ी सी जानकारियां, वो इतनी जानकारियां कल 3 बड़े वाले मैंने बता दिए थे। आज ये थोड़े से मालव और सीवी के बारे में थोड़ी और बातें ध्यान रखना, बाकी की थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अगला काल आ जाता अपना मौर्य काल। मौर्य काल का अपने को जो एक अभिलेख अभिलेख का एक जो मुख्य सेंटर प्राप्त होता है वो सेंटर विराट। अब जयपुर में जो पड़ता है, जिसको आज आप विराट नगर कहते हो, जयपुर के अंदर जगह है। इसकी देखो कुछ बातें तो मैं आपको बता चुका था। मत्स्य जनपद जब मैंने पढ़ाया तो विराटनगर राजधानी थी। कल मैंने कई राजा विराट से संबंधित बातें मैंने बता दी। अपने मौर्य काल की बात करें तो वो है कि यहां से अपने को अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। यहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं अपने को। 1837 में कैप्टन बर्ट नाम का एक बंदा था, उसने यह अभिलेख यहां से खोजे थे। कैप्टन बर्ट को यह अभिलेख मिले थे। कहते कैप्टन बर्ट एक मुख्य, 2 अभिलेख है बेसिकली यहां पे, पर सबसे मुख्य एक अभिलेख है। दूसरे वाले में को ज्यादा जानकारियां नहीं है, एक में ज्यादा अच्छी जानकारी है। 2 अभिलेख मिले। एक अभिलेख मिला बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट को, दूसरा अभिलेख मिला वो मिला भीमसेन पहाड़ी से। बीजक पहाड़ी से जो अभिलेख मिला उसका नाम है भाबरू अभिलेख। कहते कैप्टन बर्ट फौज का अधिकारी था, इसने वो बेराट से अभिलेख लिया और बेराट से अभिलेख लेने के बाद इनका कैंप भाबरू नाम के गांव में 3 दिन तक बैठा रहा था, इसलिए वो अभिलेख इसने भाबरू में रखा, इसलिए उसका नाम भाबरू अभिलेख पड़ गया। बाकी उसका भाबरू से कोई लेना देना नहीं। भाबरू अलग गांव है, वो बेराट से मिला है और बीजक डूंगरी से वो मिला। बाद में कलकत्ता म्यूजियम में इसको भेज दिया गया था, इसलिए इस अभिलेख का एक और नाम बेराट कलकत्ता अभिलेख है। ये अच्छा अभिलेख है। इधर भीमसेन वाली से भी एक बेराट अभिलेख मिला। इसमें तो कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं, ये तो मत याद करना भले, इसको भी बेराट अभिलेख ही बोलते हैं। पर 2 अभिलेख मिले, इतना थोड़ा सा अपने को याद रहे। ये थोड़ा याद रखना कि बीजक पहाड़ी पे भाबरू अभिलेख किसको मिला, तो कैप्टन बर्ट को मिला। और कब मिला, तो 1837 के अंदर मिला। और इस अभिलेख के अंदर अशोक 2-3 बातें करता है। एक तो अशोक इसके अंदर कहता है कि मैं मगध का राजा हूं, तो अशोक को इसमें मगध का राजा लिखा गया, क्यों घोषणा करता है कि मैं मगध का राजा हूं। इसी अभिलेख के अंदर अशोक लिखता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ। भगवान बुद्ध की जो कोचिंग थी उसका नाम ही संघ था। धम्म अशोक ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी जो आचार संहिता थी, नैतिक संहिता थी, उसको धम्म कहा जाता है। वो कहता है भगवान बुद्ध को फॉलो करो, मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करो, उनकी कोचिंग संघ को ज्वाइन कर लो, और धम्म जो मैं चला संगम शरणम गच्छामि वाली जो लाइनें हैं ये आपको यहीं से प्राप्त होती है, इस विराट वाले अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसको हम भाबरू अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो कि बीजक पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था। इसी अभिलेख के अंदर 7 बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखे हुए, नाम तक बताए हुए। इसने बताया कि साहब कौन कौन से नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, वरना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 7 अभिलेख वहां से अपने को प्राप्त होते हैं। सॉरी, इस अभिलेख में 7 बौद्ध ग्रंथों के नाम प्राप्त होते हैं। तो सिलेबस और समझाया भाई ने कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक तो अशोक के अभिलेख मिले, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ से 2 अभिलेख मिले अशोक के, जिनमें एक अभिलेख अपना महत्वपूर्ण है भाबरू अभिलेख, वो बीजक की पहाड़ी से मिला। एक और अभिलेख मिला जो भीमसेन की पहाड़ी, उसमें अशोक सिंपल सा कहता है कि मैंने धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और बाकी लोगों को भी धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। कब मैंने किया, क्या किया, उस सारे टाइम के बारे में बताता है। धम्म मतलब उसकी जो आचार संहिता है, तो धम्म के प्रचार प्रसार की जानकारी देता है। मैं फिर चाहूंगा कि आपको यदि टाइम मिले तो अभिलेख वाली सीरीज के अंदर इसके बारे में भी खूब बातें बताई। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही बातें, और उस टाइम में जब यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तो मैं खूब सारी बातें इधर उधर की दूसरी भी बता दी मैंने। आप चाहो तो वहां पर भी इन बेराट वाले अभिलेख के बारे में भी मैंने विस्तार से खूब सारी बातें बताई। किसी का ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो भी सुन लेना आपने भले। तो एक तो बेराट में अशोक वाले अभिलेख की सीधी सीधी सी ये बात, 2 बातें याद रखनी। मगध का राजा कहा गया, बुद्ध संघ और धम्म ने अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी देता है। अब जब ये 1837 में यहाँ पर मिला, तो आप यदि राजा महाराजा चेक करेंगे तो उस समय अपने राम सिंह सेकंड अपने यहाँ पे राजा हुआ करते थे जयपुर में, जयपुर के अंदर आता था। तो राम सिंह सेकंड ने कहा यार ये गोरे यहाँ से ठीक उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहे हैं, अपने भी पता लगाओ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो राम सिंह, जयपुर के राजा जो राम सिंह सेकंड थे, उन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन करवाया था। उनके टाइम में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया, और जब उत्खनन करवाया गया तो यहाँ पर एक सोने की छोटी सी संदूक मिली, स्वर्ण मंजूसा। मंजूसा मतलब संदूक, और उसके अंदर राख सी है, और ऐसा कहा जाता है कि शायद भगवान बुद्ध के अवशेष है, रेमनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद में उनके जो राख थी, उसके जो अवशेष थे, उनको अलग अलग स्थानों पर ले जाकर रखा गया था,
अलग अलग स्थानों पर ले जाके स्तूपों के अंदर उसको वहां पे जमाया गया था, लोग उनकी पूजा किया करते थे। तो बेराट भी बौद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र था। इसीलिए अशोक जो अपना है वो यहाँ पर अभिलेख लगवा रहा है बौद्धों को इंप्रेस करने के लिए, और वो कहता देखो मैं भी आपके बुद्ध भगवान को कितना मानता हूँ, और इसीलिए यहाँ पर स्तूप वगैरह रहा होगा जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। ऐसी एक बात कही जाती है कि वो स्वर्ण मंजूषा यहाँ पर मिली। गौरव ने करवाया 1936 में दयाराम साहनी अपने यहाँ पर उत्खनन करते हैं बाद में, जब सिंधुगढ़ सभ्यता की खोज हो गई थी उसके बाद कहा भाई यहाँ और पता लगाया जाए, तो दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया था। और ज्यादा चीज तो कोई मिली नहीं मिली, पर एक तो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जो वो जब आप लिखा हुआ देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे शंख जो होता है, शंख जो बजाया जाता है अपने, तो शंख की आकृति में लोग लिखा करते थे, तो यहाँ से शंख लिपि प्राप्त होती है। तो कोई आपसे सिंपल सा पूछेगा कि बेराट की लिपि को क्या कहा गया है, तो उसे शंख लिपि कहा गया। एक यहाँ के वो जो चट्टाने हैं उनके अंदर हमें खूब सारे चित्र मिले, सेल चित्र, रॉक पेंटिंग्स, खूब सारी रॉक पेंटिंग्स भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो बेराट के बारे में ये बातें भी याद रखना भाई। एक तो बेराट में अशोक वाले अभिलेख मिले हैं, 2 अभिलेख अपने को, एक तो बीजक पहाड़ी से, एक भीमसेन की पहाड़ी से, उसको भाबरू अभिलेख कहा जाता है, बेराट कलकत्ता अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि बाद में कलकत्ता भेज दिया था उसको। एक बेराट अभिलेख और है दूसरा, उसमें तो धम्म की बातें करता है, इधर वाले में वो कहता है कि बुद्ध संघ और धम्म तीनों में मैं विश्वास रखता हूँ, और 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी देता है, खुद को मगध का राजा बताता है वो, तो थोड़ी बातें याद रख लेना। और राम सिंह सैनी ने उत्खनन करवाया, एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे हुए होंगे। 1936 में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था। यहाँ की जो लिपि है उसको शंख लिपि कहा गया है। यहाँ की चट्टानों में हमें चित्र मिले तो रॉक पेंटिंग्स प्राप्त होती। यहाँ पर वो एक बंदा आगे गया था, हवेनसांग, चीनी यात्री था हवेनसांग। तो हवेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। और वो इसका नाम और बताता अपनी चाइनीज लैंग्वेज, पी लो ये ते लो, वो कहता है इसका नाम है ये पी लो ये ते लो। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर उसने अपने बेराट का जो भी नाम लिखा। 634 के आसपास में वो बेराट की यात्रा करता है, और वो कहता है किसी टाइम में यहां बौद्धों के 8 मंदिर थे, 8 बौद्ध मंदिर थे, और वो कहता है कि बाद में इनको तोड़ दिया था, हुणों के एक राजा ने तोड़ दिया था। हुणों का वो राजा था मिहिरकुल, कि मिहिरकुल ने बाद में इनको तोड़ दिया था, ऐसा वो कहा कि गया। मिहिरकुल हुण था, हुण बौद्धों के शत्रु हुए, भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे, तो हो सकता है मिहिरकुल ने ये कांड कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। तो ये हवेनसांग की भी थोड़ी सी जानकारी। बेराट की यात्रा की थी 634 के आसपास में, पी लो ये ते लो, अपनी चाइनीज लैंग्वेज के अंदर वो इसको लिखता है ऐसा। 8 बौद्ध मंदिरों की उपस्थिति बताता है यहाँ पर वो, और वो कहता है कि हुण राजा मिहिरकुल ने बाद में इनको तोड़ दिया था क्योंकि वो बौद्धों के शत्रु थे। मौर्य बेराट के बारे में तो लंबी बातें मिलती है अपने को कि बेराट के मौर्यों के टाइम से जानकारी मिलने लगती है। हवेनसांग बहुत बाद में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वहां तक की अपने को जानकारी बेराट से कुछ ना कुछ मिल जाती है। पर क्योंकि हम तो अभी मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल तो खत्म हो गया, कभी का कभी खत्म हो जाता है, 185 BC के आसपास ही मौर्य काल खत्म हो जाता है। पर मौर्यों के बारे में अपने राजस्थान में थोड़ी जानकारियां और मिलती है अपने को। जैसे तो मौर्यों के बारे में एक जानकारी यह है कि किसी चित्रांग मौर्य नाम के राजा ने अपने चित्तौड़ का किला बनवाया था। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था, और चित्रांग के नाम पर इसका नाम चित्रकूट हुआ करता था, इसे चित्रकूट दुर्ग कहते थे। यह भी है कि उसने यहां पर एक तालाब बनवाया था, और तालाब का नाम था चतरंग, चतरंग पॉन्ड बनाया था। ये जितनी भी जानकारी हमें इसके बारे में, ये एक बुक से मिली है, कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध नाम की किताब है, उससे ये जानकारी मिलती है। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का किला बनाया था, इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, और इसने चतरंग तालाब की वहां पर स्थापना की थी। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि बापा रावल ने मान मौर्य को हराकर यह किला जीता था यहां पर, इसका मतलब मौर्यों का कोई ना कोई लेना देना तो रहा होगा। तो उस मान मौर्य का एक अभिलेख मिला हमें, मानसरोवर, चित्तौड़ के पास में एक जगह पड़ती है, वहां से उसका एक मानसरोवर अभिलेख मिला, जेम्सटोड को मिला था। 713 ईस्वी का अभिलेख है। 4 राजाओं के नाम है इसमें, उसके पूर्वजों के नाम है महेश्वर, भीम, भोज और मान। और मान ने सरोवर बनाया इसलिए नाम है मानसरोवर। तो इसने अभिलेख लगवा दिया, इसने जब वो तालाब वहां पर बनवाया था अभिलेख लगवा दिया उसके पास में, और उसमें अपने 4 पूर्वजों के, अपने समेत 4 पूर्वजों के नाम लिख देता, महेश्वर, भीम, भोज और मान। जेम्सटोड को अभिलेख मिला था, टोड जब लंदन जा रहा था तो बीच में टूट गया था, तो समुद्र में फेंक के चला गया था इस अभिलेख को। पर हमें जानकारी वो अपनी किताब में देता कि मेरे को ऐसा ऐसा अभिलेख मिला। अब 713 के अंदर यहाँ पर यदि मान था तो कोई बड़ी बात नहीं कि 734 में बापा रावल उसी को हराकर यहाँ पर कब्जा कर लेता है, तो ये भी एक सही बात है अपने आप। फिर मौर्यों का एक अभिलेख अपने को मिलता है कणसवा, शिव जी का मंदिर है, कणसवा शिवालय अभिलेख मिला है कोटा से। सात सौ 38 ईस्वी का अभिलेख। इसमें फिर एक मौर्य राजा का नाम है, वो मौर्य राजा धवल, मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है, और ये राजस्थान में मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। इसके बाद में हमें मौर्यों के बारे में कोई भी जानकारी राजस्थान के अंदर नहीं मिलती।
तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना भाई कि कणसवासी वाले अभिलेख कब का है, तो 738 ईस्वी का। तो परवर्ती मौर्यों के बारे में लेटर जो मौर्यास थे जो राजस्थान में रह गए थे उनकी थोड़ी जानकारियां हैं। कुमारपाल प्रबंध कहती है कि चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ किला बनाया, चित्रकूट दुर्ग कहा जाता और चतंग तालाब बनाया था। मानसरोवर अभिलेख 713 का कहता है कि राजा मान ने यहाँ पर मानसरोवर तालाब बनवाया था, जिसके 3 पूर्वज पहले महेश्वर, भीम और भोज के नाम मिलते हैं। जमस्टोड को अभिलेख मिला था, लंदन जाते समय समुद्र में फेंक के चला गया था। 738 ईस्वी का कोटा में कणसवास शिवालय, शिवालय मतलब शिव जी के मंदिर का अभिलेख मिला है। इसमें मौर्यों के राजा धवल का नाम मिलता है और ये राजस्थान में उनके बारे में अंतिम जानकारी। इसके बाद मौर्यों का कोई भी नाम लेवा अपने राजस्थान में नहीं था। तो एक बड़ा सेंटर तो बेराट, और फिर ये परवर्ती मौर्य लेटर मौर्यास जो थे उनके बारे में अपने को क्या क्या जानकारी। अब मौर्यों के बाद में क्या हो, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अपने यहां पर कई वंश आ गए थे। इंडो ग्रीक आ गए थे, आपके शक आ गए थे, कुषाण आ गए थे, इधर अपने सुंग थे, कण्व थे, सातवाहन थे, साउथ इंडिया में चेर थे, चोल थे, पांड्य थे। अपने उत्तर पश्चिमी भारत ऊपर वाले इलाके में इंडो ग्रीक थे, शक थे और कुषाण थे। बीच वाला जो सेंट्रल इंडिया इसके अंदर सुंग थे, कण्व थे और सातवाहन थे। एक थेड साउथ के अंदर जाके अपने चेर, चोल और पांड्य हुआ करते थे। तो भारत खंडित था, तो किसी एक वंश का नाम ले नहीं सकते। तो आप कहते हो साहब मौर्यों के बाद वाली जितनी जानकारियां एक साथ ही ले लो यार हमसे, तो आपको जो मौर्योत्तर। तो वो जो इंडो ग्रीक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हिंद यूनानी राजा, ऐसा कहते हैं कि सिकंदर जब वापस गया था तो अपने कई सेनापति यहाँ बीच बीच में छोड़ के चला गया था। उन सेनापतियों में से कोई सेनापति इंडिया की तरफ बढ़ के आ गया था आगे, तो ग्रीक सेनापति इंडिया की तरफ आ गए, इसलिए उनको इंडो ग्रीक कहा जाता है। और ये जो इंडो ग्रीक राजा थे, इनमें एक राजा हुआ था मिनांडर, और मिनांडर ने अपने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। माध्यमिका मतलब समझो कोई नगरी, माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था 150 ईस्वी में। और यही जानकारी आपका पतंजलि का महाभाष्य देता है। शुरुआत में मैं बता रहा था कि भाई माध्यमिका की जानकारी कहां कहां से मिलती है, तो मैं आपको कह रहा था कि इसकी जानकारी हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, महाभारत से मिलती है, और मैंने बताया कि बर्ली अभिलेख से मिलती है जो वीर निर्माण संवत 84 का अभिलेख है। वो पतंजलि का महाभाष्य ये कहता है कि साहब एक मल्लेच, अपने बाहर से जो भी आता उनको मल्लेच कहते थे, मल्लेच ने आक्रमण कर दिया और वो माध्यमिका, साकेत और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। साकेत का मतलब था अयोध्या, माध्यमिका मतलब अपने चित्तौड़ या नगरी, और पाटलिपुत्र मतलब पटना। तो मिनांडर के आक्रमणों की जानकारी देता है। तो ये याद रखना, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपने माध्यमिका पर आक्रमण किया था इस काल। इस मिनांडर के 16 सिक्के हमें बेराट से प्राप्त होते हैं। तो मतलब इसका राज वगैरह रहा होगा, इसलिए सिक्के वगैरह चलो। वैसे तो इंडो ग्रीक के टोटल 28 सिक्के मिले हमें वहां से, पर उनमें से 16 जो रहे होंगे वो मिनांडर के रहे होंगे। तो अपने ये याद रखना। मुझे याद है एक बार ये किसी एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लें। भरतपुर में एक जगह पड़ती है नोहे, नोहे नाम की एक जगह भरतपुर में। यहां से सुंगों के टाइम की, सुंगकालीन एक मूर्ति मिली है। यक्ष ऋषि हुआ करते थे पहले, उनको यक्ष बोला करते थे। तो एक यक्ष की मूर्ति मिली है, हमने उसका लोकल भाषा में नाम दिया जाख बाबा। तो कोई पूछेगा आपको कि जाख बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है, तो नोहे से प्राप्त होती है। वास्तव में यक्ष की मूर्ति है। आप जब मौर्य काल, मौर्योत्तर काल पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे किसी खूब सारी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। हमने लोकल भाषा में उनका नाम जाख बना दिया। ये यक्ष से यक हुआ, यक से जक हुआ, जक से जक हुआ और जक से आपका जाख हो गया। मैंने कभी बताया होगा किसी क्लास में, या मैं आगे कभी बता दूंगा आपको कि शिमला के पास में तो बाकायदा गांव है जाखू, और जाखू गांव में हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मैं एक बार उस गांव के अंदर गया था, उस मंदिर को देखने के लिए हम शिमला गए हुए थे, तब गए थे। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तब वहां पर बीच में उन्होंने स्टे किया था, और एक यक्ष था। उस यक्ष से उन्होंने पूछा था कि संजीवनी बूटी कौन से पहाड़ पर मिलेगी। उस यक्ष ने बताया था, तब वहां पे बालाजी गए थे। हालांकि उनको पता नहीं चला संजीवनी बूटी कौन सी है, तो डोकरा पूरा पहाड़ी उठा के ले गया था वहां से। तो वहां उस बोर्ड का जो मंदिर का जो बोर्ड लगा था उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे एक यक्ष रहता था। उस यक्ष को हमारी भाषा में यक बोलने लग गए। यक से वो जक हो गया, जक से वो जक हो गया, जक से वो जाक हो गया, इसलिए हम उसको जाक बाबा कहते हैं। जाक बाबा की वजह से हमारे गांव का नाम जाखू है। तब मुझे लगा कि हाँ यार, अपने नोह वालों को भी अपने जाक बाबा ही कहते हैं, तो नोह वाला ध्यान रखना। तो एक नोह है सेंटर, इसी टाइम का अपने को ये सेंटर मिला। इसी टाइम का एक सेंटर अपने को मिलता है रंगमहल, हनुमानगढ़ जिले के अंदर रंगमहल नाम की जगह, जिसका उत्खनन करने के लिए स्वीडन से एक डॉक्टर आई थी, डॉक्टर हन्ना रीड, स्वीडन की एक डॉक्टर थी, और इसने इसका उत्खनन किया था। और हमें यहां से इसके टाइम का रंगमहल से एक उनको कुषाणों के टाइम का, कुषाणकालीन सेंटर है। कुषाणकालीन एक गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। गुरु शिष्य की मूर्ति यहां से प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा एक याद रख लेना कि रंगमहल का उत्खनन किसने किया, डॉक्टर हन्ना रीड ने किया था। हनुमानगढ़ जिले में एक जगह पड़ती है, और कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। नोहे से सुंगकालीन है, यक्ष की मूर्ति है, यहाँ से कुषाणकालीन है, और गुरु शिष्य की मूर्ति है। बस मौर्योत्तर काल में 3 ही जानकारियां अपने पास, और कोई जानकारी नहीं। याद रख लेना 3 जानकारियां कौन कौन सी आपकी। एक जानकारी तो कौन सी है, एक जानकारी तो अपने पास में यह है कि आपके वो कौन सा ये मौर्योत्तर काल मिनांडर ने अटैक कर दिया था माध्यमिका पे। एक नोहे से हमें सुंगकालीन मूर्ति मिली है, और एक रंगमहल से हमें कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। इसके बाद आगे गुप्त।
गुप्त काल में राजस्थान में सबसे बड़ा कोई सेंटर था तो वो सेंटर था बयाना। बयाना एक सेंटर हुआ करता था और बयाना के अंदर समुद्रगुप्त ने कहते हैं आक्रमण किया था और समुद्रगुप्त ने यहां पर विजय स्तंभ बनवाया था। हम कहते हैं हमारा राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। ये याद रखना है एक तो कि बयाना भरतपुर में एक जगह पड़ती है, यहां से समुद्रगुप्त का जो एक विजय स्तंभ हमें प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त यहां पे अटैक करता है और उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बाद में गुप्तों का ही कोई एक उत्तराधिकारी या सामंत का, दो एक सामंत हुआ था विष्णुवर्धन, उसका यहां पे राज रहा था, वह वरिक वंश का था, वरिक वंश का बंदा था। तो एक बार आरपीसी वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि बयाना में कौन से वंश का अधिकार रहा था, तो वरिक वंश का। उसने कहते हैं यहां पर एक यज्ञ करवाया था और यज्ञ करने के बाद यहां पर एक पिलर लगवाया था, उस पिलर को बोलते हैं भीमलाट। ये थोड़ी सी बात याद रह जाए आपके कि बयाना के अंदर विष्णुवर्धन नाम का एक वरिक वंश का राजा जो गुप्तों के सामंत के रूप में यहां पे काम कर रहा होगा, उसने यहां पर एक यज्ञ करवाया था, भीमलाट नाम का एक पिलर लगवाया था। 392 ईस्वी का अभिलेख मिलता है बाकायदा इसका, विजयगढ़ अभिलेख है, विजय मंदिर के अभिलेख कहते हैं। बयाना का नाम विजय मंदिर गढ़ था। कहते हैं यहां पर बाद में एक प्रतिहार राजा हुए थे लक्ष्मण सेन, और उन लक्ष्मण सेन की एक रानी थी चित्रलेखा, और रानी चित्रलेखा ने यहां पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान कृष्ण के एक वंशज हुए थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की जो रानी थी उनका नाम उषा था, उनके नाम पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रानी चित्रलेखा जो लक्ष्मण सेन जो प्रतिहार राजा थे उनकी रानी हुआ करती थी, उसके द्वारा करवाया गया था। बयाना के बारे में एक याद रखने वाली बात यह कि बयाना अपने मध्यकाल में नील की खेती का सबसे मुख्य केंद्र था। इंडिगो एग्रीकल्चर खूब सारी हुआ करती थी, यहां पे नील की खेती हुआ करती थी, नील की खेती का मुख्य केंद्र हुआ करता था। बयाना में गुप्तों के सबसे अधिक सिक्कों का ढेर मिला है। बयाना के पास में एग्जैक्टली एक जगह पड़ती है नगला छेल, वहां नगला छेल से गुप्त सिक्कों का ढेर मिला है। गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के यहां से मिले, तो इसका मतलब जो बयाना है गुप्तों का मुख्य केंद्र रहा होगा। और ये तो बड़ा जोरदार, 1946 के आसपास में भरतपुर दरबार थे ब्रजेंद्र सिंह जी, शिकार खेलने के लिए गए थे। बयाना के पास जो नगला छेल नाम की जगह है, तो वहां पे जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहां घोड़े की टापों से नीचे वो सिक्के निकल गए थे, तो जमीन के अंदर वो जैसे दबाव पड़ा जमीन में, सिक्के जो भी थे तो बाहर आ गए। वहां पता चला गया सिक्कों का इतना बड़ा ढेर, 1821 सिक्के प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा गुप्तों का सिक्कों का ढेर कहां से मिला, तो बयाना ही नाम लेते हैं। बाकी एग्जैक्टली जगह नगला छेल नाम की जगह जहां से सिक्के प्राप्त होते हैं। तो बयाना वाली बात याद रखना भाई। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर विजय स्तंभ बनवाया था, गुप्तों के सिक्कों का एक ढेर मिला, 1821 सिक्के मिले। सबसे अधिक सिक्के उनमें चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त सेकंड नाम का राजा था, उसके सबसे अधिक सिक्के मिले यहाँ से। और विष्णुवर्धन जो गुप्तों का एक सामंत रहा होगा, जो स्वयं वरिक वंश से संबंधित रखता होगा, उसने यहाँ पे यज्ञ करवाया था। और उसके बाद एक भीमलाट, जैसे अपने इसर लाट पड़ते वैसे भीमलाट बना दी होगी। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा रानी ने यहाँ पे उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। और मध्यकाल के अंदर जो आपने बयाना था वो नील की खेती का एक मुख्य केंद्र रहा था। और चीजें थोड़ी सी प्रचलित है। एक अभिलेख मिला आपने को, बड़वा अभिलेख, 12 से एक अभिलेख मिलता है, 12 जिले से अभिलेख मिला, 238 ईस्वी के आसपास का अभिलेख है, शायद तक मेरे याद आने में यही है। और इससे एक वंश की जानकारी मिलती है, मोखरी, मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। यहां पर भी मोखरी वंश के राजाओं ने यहां पर यज्ञ करवाया और यज्ञ के बाद में यहां पे 4 पिलर लगवाए, 4 स्तंभ लगवाए, और 4 स्तंभों में से 3 पे लेख लिखवाई उन्होंने, 3 पे लेख लिखे। अपने सीधी सी बात याद रखने की, मोखरी वंश की जानकारी वाले अभिलेख कहां से प्राप्त होते हैं, तो बड़वा से हमें ये अभिलेख प्राप्त होते हैं। 4 पिलर है, उनमें 3 पर अपने को लेख लिखे हुए। यज्ञ के बाद में पिलर लगाए गए थे, यूप बोलते थे, यूप, यज्ञ के बाद में जो भी पिलर लगाए जाते यूप, तो यूप लगवाए हुए यहाँ पे। तो ये याद रखना। अभी मैं आपको बात कर रहा था एक बंदे की, आपके मिहिरकुल की। मिहिरकुल ने अपने बाडोली नाम की एक जगह है, यहाँ पर शिव मंदिर बनवाए थे। मैंने कहा था कि बौद्धों के मंदिर तो तोड़ दिया करते थे और शिव जी के मंदिर बनवाया करते थे, तो ये मिहिरकुल द्वारा बनवाए गए थे। गुप्तों के लास्ट टाइम में जाके खून आने शुरू हो गए थे, तो उनके टाइम की बात है, तो ये भी याद रख लेना आपने। और एक गुप्तों के टाइम में मंदिर अपने कोटा में एक जगह पड़ती है चार चोमा, यहां पर भी अपने गुप्तकालीन मंदिरों का एक समूह मिला, खूब सारे अलग अलग प्रकार के मंदिर मिले, गुप्तकालीन मंदिर समूह। तो कोई पूछे कि कोटा में कौन सा स्थान है जहां से गुप्तकालीन टेंपल कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें, तो वो चार चोमा नाम की जगह। सीधी सीधी बयाना, बड़वा, बाडोली, ट्रिपल बी और एक चार चोमा याद रखना सी। बस गुप्त काल की इतनी बातें अपने पास। अपन लास्ट आ जाओ, गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद का पोस्ट गुप्ताज पीरियड। एक ही सेंटर मिलता है अपने को, भीनमाल, जो पहले तो चावड़ा वंश की राजधानी थी। चावड़ा राजपूत हुआ करते थे, उनकी राजधानी थी। चावड़ा कहते हैं, या इन चावड़ों को चाप कहते हैं, या इनको चापोत्कट कहते हैं। कई जगह से इनकी जानकारी भी मिल जाती है। जैसे एक तो बसंतगढ़ वाला अभिलेख, तो पहली क्लास में हम बात करते हैं,
उस बसंतगढ़ वाले अभिलेख के अंदर इसी बातें हैं कि चावड़ों का एक राजा था वरमलात, और वरमलात का एक सामंत था राजिल, और वह अर्बुद देश का स्वामी है। तो एक तो सामंत व्यवस्था की जानकारी दे रहा है ये अभिलेख अपने आप में, और ये बता रहा है कि राजा वरमलात चावड़ा वंश का राजा था, वो उस समय यहाँ पे राज कर रहा था। तो बसंतगढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। फिर भीनमाल के दो बड़े विद्वान हुए अपने, एक वे कवि माघ, वो भी इन्हीं चावड़ों के टाइम के थे, जिन्होंने एक किताब लिखी है संस्कृत की बहुत शानदार बुक है, शिशुपाल वध, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार शिशुपाल को मारा था। और इसके अंदर कवि माघ भी लिखते हैं कि मेरे दादाजी का नाम है सुप्रभदेव, और मेरे जो दादाजी है सुप्रभदेव जो है ये वरमलात के मुख्यमंत्री है। वो एग्जैक्टली शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सर्वाधिकारी है, मुख्यमंत्री को बोलते थे कि मेरे जो दादाजी है सुप्रभदेव वो राजा वरमलात के सर्वाधिकारी। इसका मतलब जो कवि माघ है वो भी कहीं ना कहीं वरमलात की जानकारी देते हैं। फिर एक वे ब्रह्मगुप्त, हम जिनको कहते हैं कि न्यूटन से बहुत पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी, हम इनको भारत का न्यूटन कहते हैं। दो शानदार किताबें लिखी इन्होंने, एक किताब का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, एक किताब का नाम है खंड खाद्यक। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक नाम की दो किताब लिखी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अंदर वो लिखते हैं कि यहां पर एक राजा है, उसका नाम है व्याघ्रमुख, और वो चाप वंश का राजा है। और ये बसंतगढ़ वाले अभिलेख के 3 साल बाद का वो जानकारी है ये अपने आप में। इसका मतलब वरमलात के जस्ट बाद में वहां पर कोई राजा बना होगा, तो कौन बना होगा? व्याघ्रमुख। तो चावड़ों के बारे में अपने को जानकारी भी मिलती। तो मुझे याद एक बार ये भी क्वेश्चन था कि भीनमाल में कौन से वंश का शासन रहा था, तो चावड़ा वंश का शासन रहा था यहाँ पे। चावड़ों से बाद में भीनमाल को छीन लिया था गुर्जर प्रतिहारों ने, तो ये बाद में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी रहा था। कहते गुर्जर प्रतिहार भी यहाँ पर रहे थे, तो उनकी भी राजधानी। फिर आपका वही अवेनसांग, वो इधर भी चक्कर काट के गया था, विराट की भी यात्रा की थी, उसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। और भीनमाल का वो नाम देता है पीलो मोलो, उसका पीलो ये तेलो, इसका देता हूं पीलो मोलो, चाइनीज भाषा में जैसे ही नाम होंगे भाई। तो उसने इधर भी यात्रा की थी। तो भीनमाल के बारे में थोड़ी बात याद रखना। भीनमाल चावड़ा वंश की राजधानी थी, इसे चाप वंश, चापोत्कट वंश भी कहा जाता है, जिनकी जानकारी हमें बसंतगढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसके अनुसार राजा वरमलात के सामंत राजिल को अर्बुद देश मतलब आबू का स्वामी घोषित किया गया था, जो एक तरीके से सामंत व्यवस्था की जानकारी देता है। राजस्थानी आदित्य शब्द भी हमें सबसे पहले इसी के अंदर मिलता है, और चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। कवि माघ जो यहीं के रहने वाले थे, शिशुपाल वध के अंदर लिखते हैं, जब अपनी जानकारी देते हैं कि मेरे दादाजी जो थे सुप्रभदेव राजा वरमलात के सर्वाधिकारी थे। और इस अभिलेख के 3 साल बाद ब्रह्मगुप्त ने अपनी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखी, जिसमें वो यहाँ पे चाप वंश के राजा व्याघ्रमुख का उल्लेख करते हैं। और जो ब्रह्मगुप्त थे उनको हम भारत का न्यूटन कहते हैं। इनकी एक और किताब, उस किताब का नाम है खंड खाद्यक, और ये बाद में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बन गई थी। अवेनसांग इधर भी यात्रा करता है, और अवेनसांग ने इसको पीलो मोलो कहा है। ये हो गया अपने गुप्तोत्तर काल की ज्यादातर जो जानकारियां हैं, ये एक ही जानकारी थी अपने पास। अब बड़े बड़े सेंटर तो ये हो गए, थोड़े कुछ सेंटर बीच बीच में से और रह गए, मैं उनकी जानकारी दे देता हूं। जैसे एक सेंटर है अपने गणेश्वर, सिक्कर जिले में, कांतली नदी के किनारे। आरसी अग्रवाल सर ने इसका उत्खनन किया, तांबा मिला, खूब सारा तांबा मिला, खूब सारा। हम तो कहते हैं वास्तव में हड़प्पा को तांबा इधर से जा रहा था, पास में खेतड़ी, तांबा मिलना ही है वहां से, तो यहां से कालीबंगा जाता, कालीबंगा से आगे हड़प्पा वालों को भेजा करते थे। और सबसे पुराने तांबे के उदाहरण अपने यहीं से मिलते हैं। तो हम कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, कि मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन कोई है तो गणेश्वर है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ये याद रखनी है एक बात। फिर ये सिक्कर में फिर एक जगह अपने को मिली है सुनारी, ये वही झुंझुनू में है ये जगह, सेम कांतली नदी के किनारे। कांतली इन दो में बती है, ज्योग्राफी वाले सर और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और यहां पे लोहे भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष है, उधर तांबे के इधर लोहे के, बस ये याद रखना है। लोहे भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष, वो तांबे के प्राचीनतम अवशेष है, यहां से लोहे के। और ये तो कहते हैं कि लगभग वैदिक काल के आसपास की बस्ती थी, वैदिक बस्ती बताते हैं इसको, कि वैदिक बस्ती रही होगी यहां। फिर इसके बाद में और कुछ जगह, एक जगह है ईसवाल, उदयपुर में, लोहे का काम यहां से मिला है। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, औद्योगिक नगरी थी एक जगह अपने नागौर में कुराड़ा, कुराड़ा नाम की जगह नागौर से। और इस कुराड़ा में औजार बनते थे खेती के खूब सारे, इसलिए इसको औजारों की नगरी कहा जाता है। और आगे जब मैं हस्तकला पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा
कि आज भी खेती के औजार सबसे अच्छे यदि कहीं पर मिलते हैं तो नागौर के अंदर है। इसका मतलब ये लगातार बनते आ रहे हैं। पहले भी यहाँ के लोग अच्छे औजार बनाते थे, अब भी वो यहाँ के लोग हैं जो अच्छे औजार बना लेते हैं। कोराड़ा नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है। फिर सेंटर के नाम नाम है खाली, और तो कोई बातें है नहीं। एक सेंटर है जोधपुरा, जयपुर में पड़ता है, साबी नदी के किनारे है। इतना ही बस याद रखने वाली सी बात है। एक सेंटर है गणेश्वर, सॉरी गणेश्वर तो हो गया, नलियासर, ये भी सांबर के पास में जयपुर में। सेंटर के नाम को सीधा पूछ ले। एक हड़प्पा कालीन एक मिला है बरोर, श्री गंगानगर में। बस नाम याद रखना, कोई प्रीलिम्स में पूछ लेगा हड़प्पा के अवशेष मिले, मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष है ना, हड़प्पा का करने का मतलब। एक सेंटर है जालोर में एलाना, नाम याद रखना, कई बार प्रीलिम्स में मिला ले आपको, एलाना, बरोर, नलियासर, जोधपुरा, इधर जिलों के नाम लिख दे वो कि कौन सा इनमें कहां पर पड़ता है, तो वो थोड़ी सी बात याद रख ले। एक कुछ जगह ऐसी है अपने जहां से अपने को शैल चित्र खूब सारे प्राप्त हुए हैं। बेसिकली तो ये एक तो कोटा के अंदर चंबल नदी के आसपास वाले इलाके में, और एक बूंदी में छाजा नदी के आसपास के इलाकों। तो थोड़ी सी जगह का नाम वगैरह याद रख लेना कि छाजा नदी के आसपास में कौन से हैं और ये दूसरे वाले कौन से हैं। सिंपल कोई मेंस में भी कई बार पूछ ले कि भाई शैल चित्र कहां से मिले, तो कोटा में शैल चित्र अपने को मिलते हैं रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह, मतलब चंबल के आसपास वाले इलाकों में इन जगह से अपने को मिले रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह में, चंबल नदी के आसपास। इधर बूंदी से एक जगह मिलती है अपने को गरदड़ा, सिंपल कोई गरदड़ा से क्या मिले शैल चित्र प्राप्त हुए, रावत भाटा, आलनिया, कन्यादह से क्या मिले शैल चित्र प्राप्त हुए। विराटनगर मैंने बताई दिया शैल चित्र वाला। एक दो जगह आपकी अलवर में हरसोरा और डडीकर, ये अलवर की दो जगह जहां से अपने को शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और एक जहां तक मेरे को याद आता सिक्कर में एक जगह पड़ती है सोहनपुरा। इनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, तो थोड़ा याद रख लेना। यहां से भी अपने को शैल चित्र वगैरह प्राप्त होते हैं। ये आपके मुख्य जगह भाई, ये मुख्य साइट वापस देख लो बोले। ये दो तीन तो नाम है, कुछ शैल चित्र कहां से है, तो कोटा में चंबल नदी वाले क्षेत्र में, बूंदी में छाजा नदी वाले क्षेत्र में, और ये रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह साइड तक जहां तक चेक करना, 12 होना चाहिए। मेरे कोटा पता नहीं क्यों याद आ रहा है। रावत भाटा और आलनिया तो कोटा में है, गरदड़ा बूंदी के अंदर जगह पड़ती है, हरसोरा डडीकर अलवर के अंदर है, सोहनपुरा अलवर में, सॉरी सोहनपुरा सिक्कर में, मैं गलत लिख गया, ये सिक्कर में। यहां से शैल चित्र प्राप्त। विराटनगर एक मैंने अभी बता दिया था आपको, जयपुर में, यहां से भी हमें शैल चित्र मिले। तो राजस्थान में कहां से शैल चित्र प्राप्त होते हैं, प्री में, मेंस में, किसी में उठा के पूछ लिया आपसे, ये वाली भी जानकारी भी याद